एक बहुत बड़ा नीली चमड़ी वाला राक्षस शहर की सड़कों पर आ गया है और उसने अभी एक बच्चे को बंधक बनाया हुआ है। आसपास की भीड़ डर के मारे हिल नहीं पा रही है। जैसे ही वह राक्षस बच्चे को खाने वाला होता है, राक्षस का हाथ कट जाता है। यह अचानक मदद हमारे हीरो की तरफ से आती है। एक आदमी जो आम कपड़ों में है, नीली टी शर्ट और शॉर्ट्स में। उसकी पहचान एक बेसबॉल कैप और काले मास्क के पीछे छिपी है। राक्षस बच्चे को फेंक देता है और हमारे हीरो पर हमला करता है। यह देखकर कि अब वह आम आदमी खतरे से बाहर है, हीरो अपना पूरा ध्यान उस खतरे पर लगा देता है। वह राक्षस के हमले का जवाब एक जबरदस्त वार से देता है जो उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है इससे पहले कि राक्षस संभल पाए। मास्क पहने आदमी एक और जोरदार लात मारता है जो राक्षस को पास की एक बिल्डिंग में फेंक देती है। राक्षस आखिरी बार मलबे में से हमारे हीरो पर झपटा मारता है, लेकिन बिना तलवार वाला योद्धा उसके खुले मुंह में अपनी हील मारता है जिससे उसका सर कुचल जाता है। ये पक्का करने के लिए कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारा हीरो बहुत तेजी से मुट्ठियां मारता हुआ लड़ाई खत्म करता है। ताकत इतनी ज्यादा होती है कि राक्षस लिटरली टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो जाता है। जैसे ही धूल बैठती है, भीड़ पर एक गहरी खामोशी छा जाती है। देखने वाले पहले तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह हैरानी जल्दी ही खुशी की चीखों और तालियों में बदल जाती है। माँ और भीड़ की तरफ से मिलने वाली बहुत ज्यादा शुक्रिया के बावजूद हमारा हीरो शांत रहता है। वह एक शब्द भी नहीं बोलता। वह बस माँ के शुक्रिया को देखता है, एक छोटी सी नजर से, फिर नीचे झुककर हवा में बहुत ऊंचा उछल जाता है। जैसे ही वह सोल स्काईलाइन के ऊपर गायब हो जाता है, देखने वाले एक ऐसी बात समझ जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी सोची भी नहीं थी। इतनी ताकत को सामने से देखकर एक स्थानीय कहानी सच साबित होती है। सुपर ह्यूमन सिर्फ कहानी नहीं है, वह सच में होते हैं। इंचन के स्योहन हाई स्कूल में एक आम स्कूल का दिन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में एक एथिक्स लेक्चर से रुक जाता है। टीचर बताती है कि यह शब्द ऐसी बड़ी मुसीबतों के लिए है जिन्हें इंसान रोक नहीं सकते। ये किताबी बात स्टूडेंट्स को बिल्कुल सच लगती है, क्योंकि दुनिया में अभी ऐसे राक्षस हैं जो इस बात पर पूरे उतरते हैं। कमरे के पीछे दो स्टूडेंट्स एक स्मार्टफोन पर वायरल वीडियो देखकर ध्यान भटका रहे हैं। वह हाल ही में हुए ओरियोडोंग इंसिडेंट के व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन की हाई रेजोल्यूशन फुटेज देख रहे हैं। वही हीरो जिसने एक बच्चे को नीली चमड़ी वाले राक्षस से बचाया था। स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर हैरान हैं। वह कहते हैं कि ऐसी साफ फुटेज देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने में लगे होते हैं, वीडियो बनाने में नहीं। लेकिन ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन तब रुक जाती है जब स्कूल के इंटरकॉम सिस्टम पर एक स्टैटिक फील्ड इमरजेंसी अलर्ट बजता है। इनह्यूमन्स अलर्ट सिस्टम बताता है कि इंचॉन पोर्ट के पास एक खतरा देखा गया है। खतरे की वजह से क्लासेस कैंसिल कर दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को तुरंत घर जाने का ऑर्डर दिया जाता है, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस अचानक छुट्टी से खुश हैं। एक लड़की स्टूडेंट को डर लगता है। वह देखती है कि ये हमले अब और ज्यादा और खतरनाक होते जा रहे हैं। वह अपनी क्लासमेट लिम कांग को देखती है जो इस शोर शराबे के बावजूद भी गहरी नींद में है। खुशकिस्मती से लिम कांग उतना आलसी नहीं है जितना वह दिखता है। उसके बैग में छिपा हुआ एक ईयरपीस वाइब्रेट होने लगता है और वह जल्दी से जागकर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से जूरी नाम की एक आवाज उसे पोर्ट पर राक्षस के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताती है। हमारा हीरो कूल रहता है, आम बेफिक्र स्टूडेंट होने का नाटक करता है ताकि उसके क्लासमेट्स को कोई शक न हो। बाथरूम में कपड़े बदलने जाने से पहले। इसी बीच इंचॉन पोर्ट पर हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। एक नीला राक्षस इंडस्ट्रियल एरिया में डर फैला रहा है। चलते हुए ट्रक्स को अपने नंगे हाथों से रोककर सोडा कैंस की तरह कुचल रहा है। दो वर्कर्स, जेगू और उसका बड़ा बॉस, शिपिंग कंटेनर्स के पीछे फंसे हुए हैं। राक्षस उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार उन तक पहुंच जाता है और जेगू को एक रैगडॉल की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह राक्षस उन्हें खत्म करने वाला होता है, बॉस एक मेटल पाइप के साथ खड़ा हो जाता है। अपनी जान देने को तैयार है ताकि अपने छोटे साथी को भागने का टाइम मिल सके। जैसे ही बॉस अपने आखिरी पलों के लिए तैयार होता है, राक्षस को अचानक कुछ महसूस होता है और वह मुड़ जाता है। वह इंसानों को एक पल के लिए इग्नोर करता है। एक बहुत बड़ा शिपिंग कंटेनर उठाने के लिए उसे डरावनी ताकत से घुमाता है और फिर उसे हवा में एक मिसाइल की तरफ फेंक देता है, सीधा वर्कर्स की तरफ। इससे पहले कि वह बड़ा मेटल बॉक्स उन्हें कुचल दे, लिम कांग आ जाता है अपनी पहचान वाली व्हाइट कैप और मास्क में। हमारा हीरो हवा में उछलता है और पूरे शिपिंग कंटेनर को एक ही जबरदस्त पंच से तोड़ देता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है। वह आमतौर पर राक्षस को चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी चीजें फेंकना खतरनाक है। लिम कांग नीले राक्षस के सामने खड़ा है, जबकि उसका हैंडलर जूरी एक दूर के कमांड सेंटर से घबराहट से देख रहा है। टेंशन के बावजूद जूरी अपने ईयरपीस से हमारे हीरो को एक जरूरी प्रोटोकॉल याद दिलाता है। हमेशा लड़ने से पहले बात करने की कोशिश करो, क्योंकि यह राक्षस आमतौर पर बिना दिमाग वाले शिकारी होते हैं। एक ऐसा ढूंढना जो बोल सके उनकी शुरुआत के बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है। इस बात को मानते हुए हमारा हीरो राक्षस से पूछकर हालात को शांत करने की कोशिश करता है कि क्या वह उसे समझ सकता है। बदकिस्मती से राक्षस बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। लड़के के सवाल के जवाब में राक्षस की चमड़ी गुस्से से लाल हो जाती है और वह एक बहुत जोर से दहाड़ मारता है। यह बदलाव उसके गुस्से में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखाता है। राक्षस इतनी अचानक तेजी से झपटा मारता है कि हमारा हीरो हैरान रह जाता है। उसे हवा में उछलने पर मजबूर करता है और एक भारी लात को रोकता है। क्योंकि टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा होती है, लिम कांग जमीन पर फिसलता हुआ चला जाता है। वह जल्दी समझ जाता है कि यह खास दुश्मन उसके बड़े शरीर से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। जब यह लड़ाई चल रही होती है, बाकी दुनिया देख रही होती है। एक न्यूज हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में घूम रहा है, लड़ाई को लाइव दिखा रहा है एक उत्सुक जनता को। जमीन पर इनह्यूमन सबजुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स टैंक्स और रेल गन्स के साथ आ चुकी है, लेकिन वह अभी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका कैप्टन जानता है कि आम हथियार इस तरह के खतरों के सामने बेकार हैं। मिलिट्री एनालिसिस के मुताबिक हमारे हीरो की ताकत उनकी आम फायर पावर से कहीं ज्यादा है। इसलिए अगर व्हाइट कैप हार जाता है तो शहर के पास कोई बचाव नहीं बचेगा। पोर्ट पर लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जैसे ही राक्षस उसका पीछा करता है, वह एक लंबी बर्छी जैसी जुबान का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे हीरो को हवा में बैलेंस से हटा सके। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर राक्षस लिम कांग को टखने से पकड़ लेता है और उसे जोर से एक शिपिंग कंटेनर में पटक देता है। टक्कर बहुत बड़ी होती है।
भीड़ और मिलिट्री को हैरान छोड़ देती है जैसे ही टक्कर वाली जगह पर धूल बैठती है। लेकिन मिलिट्री के पास इस खास हालात के लिए एक बैकअप प्लान है। हमारे हीरो को मुश्किल में देखकर कैप्टन प्लान बी को मंजूरी देता है, जिसमें एक खास स्नाइपर है जिसके पास बायोनिक आर्म है। यह निशानेबाज एक हाई पावर्ड एनर्जी प्रोजेक्टाइल फायर करता है जो सीधा राक्षस के सर पर लगता है। हेडशॉट की ताकत राक्षस को जमीन पर गिरा देती है। एक छोटा सा उम्मीद का पल मिलता है। फिर भी जैसे ही जख्म से धुआं उठता है, राक्षस होश में रहता है। अपनी नजर स्नाइपर की तरफ घुमाता है, एक ऐसी नजर जो बताती है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इंचन पोर्ट पर टेंशन बढ़ जाती है जब मिलिट्री ऑफिसर रेड मॉन्स्टर को करीब आते देखता है। टाइम खरीदने के लिए खास स्नाइपर अपनी साइबरनेटिक आर्म का इस्तेमाल करता है ताकि तेजी से हाई पावर्ड एनर्जी राउंड्स लोड करके फायर कर सके। हर शॉट राक्षस को बिल्कुल सही जगह पर लगता है, उसके बगल और सर के ऊपर। लेकिन राक्षस इस लगातार हमले के बावजूद खड़ा रहता है। जैसे ही स्नाइपर एक और राउंड तैयार करता है, वह अपने स्कोप से कुछ ऐसा देखता है जो उसे वहीं रोक देता है। लिमकांग पास के एक शिपिंग कंटेनर से बाहर निकल रहा है। हमारा हीरो खुद को झाड़ता है, आमतौर पर कहता है कि यह अच्छा हुआ कि उसे मेटल कंटेनर में फेंका गया, क्योंकि इसने उसकी रफ्तार को तोड़ा और वह समुद्र में गिरने से बच गया। अपने हीरो को महफूज देखकर जूरी अपने कमांड सेंटर से चैन की सांस लेता है। वह जल्दी से अपने काम पर वापस आता है। कैंग को बताता है कि यह राक्षस भी एक बेकार निकला, क्योंकि वह बोलने से मना करता है या उसमें बोलने की समझ नहीं है। अब उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। जानकारी इकट्ठी करने का फेज खत्म होने के बाद लिमकांग इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि उसके नीचे की जमीन फट जाती है। एक फिनिशिंग मूव के लिए हवा में उछलता है। राक्षस इस अचानक बढ़ी हुई तेजी से साफ तौर पर हैरान है, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं है। हमारा हीरो एक जबरदस्त ओवरहेड किक मारता है जो राक्षस की खोपड़ी को तुरंत कुचल देता है। वह उसके बाद राक्षस का चेहरा पकड़ता है और उसे इतनी ताकत से जमीन पर पटक देता है कि एक बहुत बड़ा मलबे का धमाका होता है और एक शॉक वेव जो पास के हेलीकॉप्टर्स को हिला देती है। इसके बाद मिलिट्री से लेकर न्यूज क्रूज तक सब हैरान और शांत रह जाते हैं। राक्षस हरा हुआ लगता है, लेकिन जीत थोड़ी देर के लिए रुक जाती है जब शरीर में अचानक झटके लगते हैं और एक अजीब गहरा पदार्थ निकलने लगता है। यह अंधेरी एनर्जी आखिरकार बचे हुए हिस्से को निगल लेती है और फट जाती है। पीछे सिर्फ एक खाली काला गड्ढा छोड़ जाती है, जबकि जूरी घबराहट में चेक कर रहा है कि क्या लड़ाई सच में खत्म हो गई है। लिमकंग शांत रहता है। वह पक्का है कि खतरा खत्म हो गया है, क्योंकि उसने राक्षस का दिमाग टूटते हुए महसूस किया था। हालांकि वह कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर वह वापस आया तो वह उसे फिर से मार देगा। वह इस लड़ाई की तुलना एमियन आइलैंड पर हुए एक पिछले कहीं ज्यादा मुश्किल मुकाबले से करता है, यह बताते हुए कि यह दुश्मन उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी नहीं था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रहती। मलबे के ऊपर एक मिलिट्री स्टाइल टोपी वाला रहस्यमयी आदमी और डैन यांग नाम का एक हुडेड फिगर पूरी लड़ाई को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे। टोपी वाला आदमी ताकत के इस बेरहम प्रदर्शन से प्रभावित होता है और समझ जाता है कि व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। दिलचस्प होकर वह अपने साथी को बताता है कि वह अभी वापस आएगा और तेजी से गायब हो जाता है। गड्ढे में लिमकांग की इंस्टिंक्ट्स तेज हो जाती हैं जब उसे एक नई मौजूदगी महसूस होती है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाए, अजनबी उसके पास से बहुत तेजी से गुजर जाता है। स्कैनर्स पर एक अनजान खतरे के रूप में दिखता है। नया आया आदमी एक लंबा सफेद बालों वाला, चेहरे पर काले निशान वाला और एक बुरी मुस्कुराहट वाला आदमी निकला। वह हमारे हीरो के सामने खड़ा है, उसकी व्हाइट कैप्ड सुपर ह्यूमन के रूप में पहचान को मानता है। हमारा हीरो खुद को एक रहस्यमयी सफेद बालों वाले आदमी के सामने पाता है, जबकि एक दूसरा फिगर पिंक क्लोक में पास की एक क्रेन के ऊपर से यह सब देख रहा है। क्योंकि लिमकांग नेचुरली बहुत ध्यान देने वाला है, वह तुरंत जूरी को दूसरे आदमी की मौजूदगी के बारे में बताता है। न्यूज हेलीकॉप्टर्स इस तकरार को लाइव दिखा रहे हैं और जबकि जनता और मिलिट्री सांस रोके देख रहे हैं, कोई भी चल रही बात को सुन नहीं सकता। मिलिट्री कैप्टन अपने आदमियों को पीछे रहने और अपनी गार्ड बनाए रखने का ऑर्डर देता है, यह समझते हुए कि इस लेवल के लोगों के बीच की लड़ाई में वह कुछ नहीं कर सकते। सफेद बालों वाला अजनबी हीरो के चमकदार लड़ने के तरीके की मजाकर उड़ाते हुए तारीफ करता है, उसे केचप मैन से भी कंपेयर करता है, मशहूर टीवी सुपर हीरो। क्योंकि लिमकांग उस शो का बहुत बड़ा फैन है, वह थोड़ी देर के लिए अपनी गंभीरता खो देता है और साफ तौर पर खुश हो जाता है। ध्यान की यह कमी जूरी को गुस्सा दिलाती है, जो ईयरपीस से चिल्लाता है कि वह शर्माना बंद करे और अजनबी से उसकी पहचान और शुरुआत के बारे में पूछे। जब हमारा हीरो वापस ट्रैक पर आने की कोशिश करता है, अजनबी सवाल को हंसी में उड़ा देता है। वह बताता है कि वह बहुत टाइम से सोशल मीडिया और न्यूज ब्रॉडकास्ट के जरिए व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन को ट्रैक कर रहा है, लेकिन वह दावा करता है कि वह खास तौर पर लिमकांग के लिए पोर्ट पर नहीं आया था और कहता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। जूरी तुरंत शक करता है, अपने साथी को सामचुक में हुए एक पिछले इंसिडेंट की याद दिलाता है, जहां गवर्नमेंट एजेंट्स ने दोस्ती दिखाई थी उससे पहले कि उसे टेजर से हमला करे। एक और जाल के डर से जूरी हमारे हीरो को तुरंत वहां से निकलने की सलाह देता है। बात तब एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है जब अजनबी एक बॉम्ब फोड़ता है। वह खुद को एक सुपर ह्यूमन बताता है, बिल्कुल लिमकांग की तरह। वह दावा करता है कि दुनिया भर में उनके जैसे और भी लोग हैं जिनमें ऐसी ताकत है जो समझ से बाहर है। जबकि जूरी अमेरिका और यूरोप में कुछ वेरीफाइड सुपर ह्यूमंस के बारे में जानता है, कोरिया में एक और की पुष्टि और एक पूरी छिपी हुई कम्युनिटी का इशारा सब कुछ बदल देता है। इस रहस्यमयी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते हुए लिमकांग मुड़कर जाने लगता है, लेकिन अजनबी उसे एक डरावनी जानकारी देकर रोक देता है। वह बताता है कि उसे लिमकांग की छुपी हुई पहचान पता है कि वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, और इससे भी बुरी बात यह है कि वह जूरी के बारे में भी जानता है। वह अजनबी बताता है कि वह एक बार जूरी के वर्कशॉप की परछाई में खड़ा था और उसे हीरो के हाईटेक सामान बनाते हुए देख रहा था। वह मजाक में धमकी देता है कि जब लिमकांग स्कूल में होगा तो वह जूरी को तंग करेगा, क्योंकि जूरी ही उसकी अकेली फैमिली है। यह धमकी हमारे हीरो को बहुत गुस्सा दिला देती है। मजाक का माहौल तुरंत खत्म हो जाता है जब लिमकांग अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए इस खतरे को खत्म करने की तैयारी करता है।
वह कहता है कि वह पक्का करेगा कि वह अजनबी फिर कभी जूरी के पास न आए। सफेद बालों वाला आदमी समझ जाता है कि उसका मजाक हद से ज्यादा हो गया है और लड़ने की तैयारी करता है। जब हीरो बहुत तेज रफ्तार से गायब हो जाता है, हमारा हीरो एक घूंसे के साथ आगे बढ़ता है जिससे वह इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह अजनबी एक हाथ से ही उस घूंसे को पकड़ लेता है। इससे जो झटका लगता है वह इतना तेज होता है कि उनके नीचे की जमीन टूट जाती है। इस घूंसे की इतनी ताकत के बावजूद वह अजनबी बच जाता है। मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि लिमकांग ने आखिरी पल में अपना घूंसा रोक लिया होगा। वह अजनबी हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है कि उसने लड़ाई में नरमी दिखाई। वह चेतावनी देता है कि अगर वह सच में एक दूसरे को जोर से मारेंगे तो पूरा आसपास का इलाका तबाह हो जाएगा। क्योंकि नांगी की आंखें एक खतरनाक लाल रोशनी से चमकती हैं, तो यह साफ हो जाता है कि वह एक सुपर ह्यूमन है जो पूरी तबाही कर सकता है। एक कमांड सेंटर से जूरी घबराकर ईयरपीस में चिल्लाता है कि कैंग शांत हो जाए। जूरी समझ जाता है कि एक ऐसे अनजान सुपर ह्यूमन से लड़ना जो उनकी पहचान पहले ही जानता है एक हारी हुई लड़ाई है, इसलिए वह हमारे हीरो को समझाता है कि वह स्ट्रेटेजी के लिए पीछे हट जाए। बात समझकर लिमकांग अपना गार्ड नीचे कर लेता है, जिससे वह अजनबी हंसने लगता है और जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले हमारा हीरो उसका नाम पूछता है ताकि वह उसे बाद में ढूंढ सके। वह अजनबी अपना नाम नानगी बताता है, अपने साथी डान यांग के साथ गायब होने से पहले। यह अचानक खत्म होने वाली एंडिंग दुनिया भर के देखने वालों को परेशान कर देती है। एक प्राइवेट हॉल में बेन नाम का एक आदमी बड़बड़ करता है कि कोई तमाशा नहीं हुआ, जबकि एक बड़े ऑफिस में बड़ा सा बाशलॉफ और एक ब्लॉन्ड एग्जीक्यूटिव चुपचाप ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। एग्जीक्यूटिव कहता है कि वह दोनों शायद पीछे हट गए ताकि शहर को कब्रिस्तान न बनाए, लेकिन उसे व्हाइट कैप हीरो के इरादों पर शक रहता है। वापस पोर्ट पर जिन दो मजदूरों को लिमकांग ने बचाया था वह उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करते हैं, उसे एक गर्म स्ट्यू का खाना देकर, लेकिन हमारा हीरो शांत रहता है और हवा में उछल जाता है, अपने पीछे एक बड़ा झटका छोड़ते हुए। जब मिलिट्री सफाई शुरू करती है तो बायोनिक आर्म वाला खस स्नाइपर कैप्टन से अपनी नाराजगी जाहिर करता है। वह कहता है कि उनकी सबसे अच्छी आर्मर पियर्सिंग गोलियां भी इन खतरों के सामने सिर्फ खिलौने हैं, क्योंकि इंसानी हथियार इतने बेकार हैं। उसे डर है कि वह सब एक बेकार मौत मरने वाले हैं। ध्यान कमांडर बैक ओजिन पर जाता है जो इनह्यूमन सबजुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स का है। वह उस जानवर के बचे हुए हिस्सों को इकट्ठा करने का काम देख रहा है। वह कैप्टन को हुक्म देता है कि वह नेशनल एजेंसीज को नजरअंदाज करे और पूरा ध्यान उस मॉन्स्टर की बॉडी को लोड करने पर दे, एक रहस्यमयी काले जहाज पर जिसका नाम ट्रांसपोर्ट व्हीकल 101 है। जैसे ही रैंप बंद होता है वह जहाज एक खास जगह के लिए निकल जाता है जिसे फैल्कन एरिया कहते हैं। बैक ओगिन फिर इस घटना की रिपोर्ट करता है एक बड़े नेता को जिसका नाम मार्कस जेरल्ड है। रिपोर्ट में 14 मौतों का जिक्र होने के बावजूद मार्कस को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कमांडर को डांटता है कि उसने बेकार की चीजों में उसका टाइम बर्बाद किया और वह पब्लिक से बात करने की शिकायत करता है जिसे वह अकेले में गंदी चींटियां समझता है, जबकि ट्रांसपोर्ट प्लेन उस इनह्यूमन की लाश को बादलों में ले जाता है। मार्कस जेरल्ड एक चमकते हुए स्टेज पर आता है, एक ऐसे बैनर के नीचे जो नई पीढ़ी का वादा करता है। वह एक नकली मुस्कुराहट पहनता है और खरुश भीड़ को अपना परिचय देता है, एक शांत दुनिया की उम्मीद के रूप में। ऊपर एक शिपिंग कंटेनर पर नैन गुई और डान यांग जहाज को गायब होते हुए देखते हैं, यह पक्का करते हुए कि मिलिट्री और गवर्नमेंट उन बचे हुए हिस्सों को बिल्कुल वही ले जा रहे हैं जहां उन्होंने सोचा था। दुनिया के दूसरे कोने में न्यूयॉर्क सिटी में एक खतरनाक लड़ाई हो रही है, एक मॉन्स्टर और मशहूर अमेरिकन सुपर हीरो केचप मैन के बीच। अपने मशहूर लाल और पीले सूट में वह ताकतवर हीरो एक बूढ़े इनह्यूमन से बुरी तरह पूछताछ करता है, एक ऐसे बेस की जगह मांगते हुए जो शर्लॉक नाम के आदमी का है। क्योंकि हीरो की पकड़ इतनी मजबूत है वह जानवर मुश्किल से बोल पाता है, लेकिन केचप मैन इस कोशिश को उसकी बगावत समझता है। कोई रहम न दिखाते हुए अमेरिकन हीरो एक जबरदस्त घूंसा मारता है जो उस जानवर को एक उल्का पिंड की तरह नीचे सड़कों पर फेंक देता है। हीरो फिर अपना खास केचप स्मैश मारता है, एक बड़ा झटका पैदा करते हुए जो सड़क को तोड़ देता है और उस इनह्यूमन को एक गड्ढे में टूटी हुई हालत में छोड़ देता है, जबकि उसके चाहने वालों की भीड़ उसकी मर्दाना शक्ल के लिए खुश होती है और न्यूज रिपोर्टर्स उसे धरती की उम्मीद बताते हैं। असलियत थोड़ी अलग है। केचप मैन उस जानवर को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है ताकि वह अपने लीडर को चेतावनी दे सके, हालांकि वह सिर्फ तंग करने के लिए अपना इरादा बदलने वाला था। ताकत का यह नजारा पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, जो एक खुशनुमा एनिमेटेड थीम सॉन्ग के साथ खत्म होता है जो उसके एक कमर्शियल आइकॉन होने को दिखाता है। वापस कोरिया में लिमकांग इस एपिसोड का प्रीमियर देख रहा है, एक बिखरे हुए कमरे में। वह इतना बड़ा फैन है कि वह ब्रॉडकास्ट देखने के लिए जागा हुआ था, भले ही उसका हैंडलर जूरी उनके पिछले दिन की असली लड़ाई से थका हुआ है। जब हमारा लड़का हीरो के कारनामों की तारीफ करता है, उसे नानजी की पहले की बात याद आती है कि वह केचप मैन जैसा है। यह सोच हमारे हीरो को गर्व से खुश कर देती है, क्योंकि वह चुपके से अपने पसंदीदा टीवी कैरेक्टर से अपनी तुलना पसंद करता है। शांत सुबह खराब हो जाती है जब जूरी बताता है कि स्कूल वापस शुरू हो गया है, क्योंकि स्थानीय इनह्यूमन खतरा इतनी जल्दी खत्म हो गया था तो इमरजेंसी छुट्टी खत्म कर दी गई थी। ये बात समझकर हमारा हीरो पूरी तरह घबरा जाता है। वह सुपर ह्यूमन स्पीड से कपड़े पहनता है और दरवाजे से बाहर भाग जाता है, अपने पीछे कपड़ों का रास्ता छोड़ते हुए। जब लिमकांग सियो योन हाई स्कूल की तरफ जाता है, वह अपने क्लासमेट्स को पोर्ट पर हुई हाल की लड़ाई पर बहस करते हुए सुनता है। कुछ स्टूडेंट्स व्हाइट कैप हीरो का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि नानगी ने उसका घूंसा रोक दिया था, जबकि दूसरे उसे एक निस्वार्थी योद्धा बताते हैं। बातचीत रुक जाती है जब एक स्टूडेंट गलती से चॉय ताई इक से टकरा जाता है, एक बड़ा और डरावना आदमी जो ग्रे पार्का में है। टाई एक गुंडू गैंग का एक बड़ा मेंबर है जो माबोंग मिडिल स्कूल के लड़कों का एक बदनाम ग्रुप है और अब हाई स्कूल को अपना खेल का मैदान समझते हैं। जब तायक हमारे हीरो को उसे घूरते हुए देखता है तो एक छोटा लेकिन तनाव भरा घूरने का मुकाबला शुरू हो जाता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए लिमकांग एक मामूली दिखने वाले कमजोर आदमी का नाटक करता है और एक बेकार सी माफी मांगता है, जिससे वह गुंडा धमकियां देते हुए चला जाता है। उसके क्लासमेट्स उसे गैंग से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, ये बताते हुए कि क्योंकि स्कूल नया है और यहाँ बड़े स्टूडेंट्स नहीं है तो इन गुंडों को रोकने वाला कोई नहीं है। क्लासरूम के अंदर हम होंगमू ही से मिलते हैं, एक स्टूडेंट जिसके चेहरे पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस की पट्टी बंधी है, और उसकी दोस्त येओजिन जू से। उनके बीच साफ तनाव है क्योंकि मुही को चिंता है कि जिंजू खतरनाक लोगों के साथ घूम रही है। जब हमारा लड़का आखिरकार अपनी सीट पर बैठ जाता है
जिंजू बताती है कि उसकी जिप खुली है, उसकी सुबह की जल्दी का नतीजा। जब लिमकांग पूरी शर्मिंदगी के साथ अपनी जिप बंद करने की कोशिश करता है, मूही एक छोटी मुस्कुराहट के साथ देखती है, उसकी नादानी उसे अच्छी लगती है। लेकिन स्कूल का यह मामूली ड्रामा दूसरी जगह बढ़ते हुए खतरे से बिल्कुल अलग है। अटलांटिक ओशन के बीच में एक मछुआरा एक बड़ी काली चीज को देखता है जो लहरों के नीचे चल रही है। खुले समुद्र की शांति कमजोर है, ये बात दो मछुआरे बहुत देर से समझते हैं। अपनी शिफ्ट के दौरान एक बाप गर्व से एक पेंगुइन गुड़िया दिखाता है जो उसने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए खरीदी थी। वह बताता है कि क्योंकि उसकी बेटी का सपना एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स देखना है, तो उसने यह खिलौना खरीदने का मौका नहीं छोड़ा। यह घर की प्लानिंग का एक दिल को छू लेने वाला पल है। वह लंच के बाद घर जाने के लिए बेचैन है क्योंकि उसे डर है कि बोट पर उसकी लंबी शिफ्ट्स की वजह से उसकी बेटी उसका चेहरा भूल सकती है। बदकिस्मती से यह दिल को छू लेने वाली बातचीत रुक जाती है जब एक बड़ी काली चीज गहराइयों से बाहर आती है। एक बहुत बड़ा नीला छिपकली जैसा इनह्यूमन पानी से बाहर निकलता है और अपना वजन डेक पर पटक देता है, तुरंत जहाज को तोड़ते हुए। आदमी इस खतरे की हद समझ पाते उससे पहले ही वह जानवर जो इंसानी गिरगिट जैसा दिखता है, एक मछुआरे को अपने बड़े पंजे वाले पैर के नीचे कुचल देता है। क्योंकि अब बोट खून और मलबे का ढेर है, दूसरा मछुआरा डर से सुन्न हो जाता है उस मॉन्स्टर को घूरते हुए जिसने अभी उसके दोस्त की जान ली थी। इसी बीच सियोयॉन हाई स्कूल में माहौल जानलेवा नहीं है लेकिन उतना ही गंभीर है। मैथ के टीचर पार्क चांग सिक अपनी आम क्लास छोड़ देते हैं और इनह्यूमन घटना पर लेक्चर देते हैं। वह बताते हैं कि यह जानवर बहुत डराने वाली तेजी से दिख रहे हैं, सिर्फ इस साल में 3 बार, और इस वजह से लोगों का डर सबसे ज्यादा हो गया है। स्टूडेंट्स को हालत की गंभीरता समझाने के लिए वह इन मॉन्स्टर्स की असली ताकत बताते हैं। वह बताते हैं कि उनके पास टैंक्स को कुचलने की ताकत है और 125 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलने की स्पीड है, जो उन्हें ऐसे कातिल मशीन बनाती है जिसे इंसान मुश्किल से समझ पाते हैं। टीचर आंकड़ों पर एक गंभीर नजर डालते हैं, बताते हुए कि 37 बार दिखने पर पूरी दुनिया में 517 मौतें हुई हैं। कोरिया की तरफ ध्यान करते हुए वह बताते हैं कि यहाँ 7 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वह एक उम्मीद की किरण बताते हैं हमारे हीरो को। व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन पिछले 5 लगातार मामलों में दिखा है खतरे को खत्म करने के लिए। क्योंकि ये हीरो एक्सपर्ट्स और पब्लिक दोनों के लिए एक पूरा रहस्य है, तो वह एक बढ़ती हुई अंधेरी दुनिया में उम्मीद का प्रतीक बन गया है। मौजूदा संकट को समझाने के लिए टीचर 2 घटनाओं को याद करते हैं जो हमारे हीरो के आने से पहले हुई थी। पहली थी 2015 की इपोहांग घटना, जहां एक मॉन्स्टर 15 शिकारों के बीच मरा हुआ मिला था। लगता है उसे किसी अनजान ने हराया था। इससे भी ज्यादा डरावनी थी 2016 की गंगन्युंग घटना, जहां हेप्टाहॉर्न पहली बार दिखा, जो इंसानों से लड़ने के बाद जिंदा बचने वाला पहला इनह्यूमन था। उस हादसे के दौरान गवाहों ने एक लंबे बालों वाले बड़े आदमी को याद किया जो उस जानवर से लड़ रहा था, लेकिन क्योंकि वह आदमी और मॉन्स्टर दोनों थोड़ी देर बाद गायब हो गए। गवर्नमेंट का अनुमान है कि वह आदमी मारा गया और वह जानवर बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जब लेक्चर खत्म होता है, टीचर बताते हैं कि यह 3 लोग, व्हाइट कैप, हेप्टाहॉर्न और लंबे बालों वाला आदमी, इनह्यूमन खतरे को समझने की चाबी है। वह जोर से सोचता है कि यह मॉन्स्टर्स आखिर आते कहां से हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ज्यादातर स्टूडेंट्स सो गए हैं। गुस्से में वह अपना हाथ डेस्क पर पटकता है उन्हें जगाने के लिए, उन्हें याद दिलाते हुए कि समाज के भविष्य के रूप में वह लापरवाह नहीं हो सकते जब इंसानियत की कमजोरियां सामने आ रही हैं। टीचर का इस विषय के लिए जुनून सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, यह बहुत निजी है। जब वह स्कूल से निकलकर गाड़ी चलाने लगता है, वह रोते हुए टूट जाता है अपनी पत्नी से बात करते हुए। आज उनके बेटे की मौत की सालगिरह है, एक हादसा जो साफ तौर पर पिछले मॉन्स्टर हमले से जुड़ा है, क्योंकि उसने इस हिंसा में अपना बच्चा खो दिया था। वह अपनी पूरी जिंदगी दुआ करता है कि उसका बेटा जन्नत में मॉन्स्टर से महफूज रहे। ये एक बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हर आंकड़े के पीछे एक तबाह हुआ परिवार होता है। वापस अटलांटिक ओशन में फिशिंग बोट पर डर बढ़ जाता है जब वह इनह्यूमन जानवर मलबे के ऊपर खड़ा होता है। अकेला बचा हुआ आदमी सदमे से सुन्न हो जाता है, अपने मरे हुए साथी की बॉडी को घूरते हुए। भागने की कोशिश में वह आदमी जहाज के कंट्रोल कैबिन में भाग जाता है और घबराकर इमरजेंसी बटन दबाता है। वह अपनी जगह रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरा कर पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर का बड़ा हाथ खिड़की तोड़कर अंदर आता है और उसके सर को अपनी पकड़ में कुचल देता है। अब खून से लथपथ और जख्मी मछुआरा अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, उसकी आंख में एक आंसू के साथ। बदकिस्मती से उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलता। कैबिन में सिर्फ एक दूर के ऑपरेटर की खराब आवाज सुनाई देती है जो जहाज का नाम पूछ रहा है, यह जाने बिना कि हालात पहले ही जानलेवा हो चुके हैं। पास में माहौल बिल्कुल अलग है, शान और शौकत और जश्न का। एसएस ओपरा नाम के एक बड़े क्रूज शिप के डेक पर हजारों यात्री धूप वाली पार्टी का मजा ले रहे हैं, लेकिन जहाज के ब्रिज के अंदर माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल है। कैप्टन और उसके ऑफिसर्स ने फिशिंग बोट से आई रुकती हुई ट्रांसमिशन को पकड़ लिया है, क्योंकि ऑटोमेटेड ट्रैकिंग डेटा बताता है कि जहाज सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। कैप्टन एक पक्का फैसला लेता है, वह तुरंत रास्ता बदलने का हुक्म देता है, 25 मिनट के अंदर एक बचाव मिशन शुरू करने की उम्मीद में। जब क्रूज शिप खतरे के सिग्नल की तरफ तेजी से बढ़ता है, जख्मी मछुआरा क्षितिज पर उस बड़े जहाज को देखता है। वह अपने दोस्त की लाश के बीच खड़ा है, अपनी जिंदगी की अकेली उम्मीद को एक ऐसे जाल की तरफ आते हुए देखते हुए जिसके लिए वह तैयार नहीं है। वापस कोरिया में सियोयॉन हाई के स्टूडेंट्स अपनी सोशल लाइफ को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, ग्लोबल डिजास्टर से ज्यादा। कैफेटेरिया की लाइन में 2 स्टूडेंट्स जिनके नाम वूचुंग रियूल और ली डे बैंग हैं, भूख और उनके डेटिंग के मौकों की कमी को लेकर झगड़ते हैं। उनकी बातचीत आखिरकार स्कूल की सोशल हायरार्की पर आ जाती है, क्योंकि स्कूल नया है, इस पर गुंडू गैंग नाम के एक बदनाम ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। डे बैंग बताता है कि वह असल में खुशकिस्मत हैं, क्योंकि गैंग के लीडर्स और उनके चेले ज्यादातर बड़े नंबर वाली क्लासेस में हैं।
लेकिन चोंग रुयुल एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है जिसका नाम जी डुएट गन है। उनकी अपनी क्लास का एक घमंडी चेला जो अपने कनेक्शंस की वजह से अकड़ दिखाता है। इससे वह सोचने लगते हैं कि क्या उनका क्लासमेट क्वनशूल इन गुंडों से निपट सकता है। हालांकि क्वनशूल बहुत ताकतवर है और उसने एक बार एक मिडिल स्कूल के गुंडे को हराया था जिसने उससे लड़ाई की थी, लेकिन वह शांत रहने और लड़ाई को परेशानी समझने के लिए जाना जाता है। जब लंच रूम में शोर होता है, हमारा हीरो लिमकांग अकेला बैठा है, अपना पेट खाने से भर रहा है, अपने सुपर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को ताकत देने के लिए। वह हैरान हो जाता है जब क्वनशूल उसके सामने बैठ जाता है, क्योंकि वह दोनों सामाजिक रूप से अकेले हैं। क्वनचुल सुझाव देता है कि वह अब से साथ खाएं। जब चोल पूछता है कि क्या लिमकांग स्पोर्ट्स करता है अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, हमारा हीरो मासूमियत से कहता है कि वह खुद से टाइक्वांडो सीख रहा है, जो चोल को थोड़ा मजेदार लगता है। ये नई दोस्ती टूट जाती है एक जोर से टकराने की आवाज से। चॉयताई एक गुंडू गैंग का एक बड़ा मेंबर एक स्टूडेंट को रूम के पार लात मारता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके रास्ते में बहुत धीमा था। टाई एक ऐलान करता है कि उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है और रूम में देखने का फैसला करता है 5 लोगों को मारने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनकी शक्ल पसंद नहीं है, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स डर से छुप जाते हैं। लिमकैंग और कोनचुल चुपचाप यह नजारा देखते हैं। उनका लंच स्कूल में होने वाली हिंसा से रुक जाता है, जबकि इंचन में स्कूल के गुंडे परेशानी पैदा कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी तबाही का सामना कर रही है। न्यूयॉर्क में एक अंधेरे मीटिंग रूम में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अपनी बेचैनी जाहिर करता है बढ़ती हुई मौतों की संख्या को लेकर। तनाव खत्म हो जाता है जब 2 ताकतवर लोग आते हैं, सेंट पर्ल एक ब्लॉन्ड औरत नीले आर्मर में और गेलन विथरो जेम्स जो एक बड़ा अफसर है। उसने उन्हें बताया कि उनके सामने एक बहुत बुरा हाल है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने बताया कि एसएस ओपरा नाम का जहाज जिसमें अभी 3000 आम लोग हैं, उस पर समंदर के बीच में एक इनह्यूमन हमला कर रहा है। क्योंकि यह जहाज अटलांटिक ओशन के बीच में अकेला है, इसलिए इसके मुसाफिर फंस गए हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर्ल ने देखा कि अभी जल्दी करना है, तो उसने बात को बीच में ही रोक दिया ताकि वह तुरंत निकल सके। जब वह एक तैयार हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, डिफेंस सेक्रेटरी पीछे रह गए। वह बहुत हैरान थे। सुपर ह्यूमंस की ताकत और उनके डराने वाले अंदाज से वह इतने घबरा गए थे कि कांप रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यह लोग आम इंसानों से कितने अलग हैं। इसी बीच कोरिया में नानगी और उसका साथी डान यांग उस बात पर चर्चा कर रहे थे जो उनके टीवी पर दिखे व्हाइट कैप्ड सुपर ह्यूमन से मिलने के बाद हुआ। क्योंकि उनके चेहरे टीवी पर पूरी दुनिया ने देखे थे, डान यांग को फिक्र थी कि अब उनके सर पर इनाम रखे गए हैं, लेकिन नांजे को कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो यह सब मजेदार लग रहा था। उसने कहा कि दुनिया अब गड़बड़ की तरफ जा रही है और वह बस देख रहा है कि आगे जो खेल होगा उसमें किस तरफ शामिल होना ज्यादा अच्छा लगेगा। समंदर के इस बड़े खतरे की बात अब और साफ हो रही थी जब जेम्स अपनी जानकारी LC-100 पर दे रहा था, जो यूएस आर्सेनल का सबसे तेज मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। उसने बताया कि वह जहाज से करीब 500 मील दूर है और इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लगेंगे। लेकिन अफसोस, फौज ने पहले ही बचाने की कोशिश की थी, जो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई, क्योंकि नेवी और इनह्यूमन सब्जुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स ISSTF ने 5 खस टुकड़ियां वहां भेजी थीं और 20 मिनट के अंदर उनका सबसे कांटेक्ट टूट गया था। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हर फौजी जो इसमें शामिल था वह खत्म हो गया है। इस नाकामी ने सरकार को एक बहुत ही मुश्किल और सख्त प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि एसएस ओपरा अभी ऑटो पायलट पर है और सीधा फ्लोरिडा के किनारे की तरफ जा रहा है, इसलिए सरकार को डर है कि वह इनह्यूमन जमीन तक पहुंच जाएगा और भी बड़ा खून खराबा करेगा। इसलिए उन्होंने फाइटर जेट्स को छोटे न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ जहाज को डुबाने की इजाजत दे दी है और उस पर मौजूद सब लोगों को भी, इससे पहले कि वह जमीन तक पहुंचे। गेलन और पर्ल को यह हल बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन पर्ल अभी भी अपने काम पर ध्यान दे रही थी। उसने जेम्स को हुक्म दिया कि कांपना बंद करे, पूरे यकीन से कहते हुए कि अब जब वह आ गई है तो नतीजा बदल जाएगा। बात अब दुनिया के बड़े मसलों से हटकर इंचन के सियोयन हाई स्कूल के छोटे झगड़ों पर आ गई। लंच रूम अब डर का माहौल बन गया था, क्योंकि गुंडा चॉयताई एक बिना किसी वजह के स्टूडेंट्स को मारने लगा था, बस अपना गुस्सा निकालने के लिए। उसने एक स्टूडेंट को चुना और उसे उसके बालों से पकड़ लिया, सिर्फ इस छोटी सी बात पर कि वह उसके रास्ते में खड़ा था। जैसे ही मारपीट बढ़ने वाली थी, होंगमुही बीच में आ गई, बिना डरे गुंडों को रोकते हुए, ताकि वह तंग करना बंद करे। इस अचानक की हिम्मत से पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पट्टी बंधी हुई जबड़े वाली लड़की स्कूल के सबसे बड़े गुंडे के सामने खड़ी हो जाएगी। जब भीड़ घबरा रही थी, लिमकांग और उसका क्लासमेट कोनचुल इस सबको बिना किसी फिक्र के देख रहे थे। चॉयताई एक पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसकी हैरानी जल्दी ही गुस्से में बदल गई। वह मुंह ही के सामने खड़ा हो गया, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कैफेटेरिया के खाने ने उसे पागल कर दिया होगा। उसने साफ कर दिया कि उसे लड़कियों पर हाथ उठाने में कोई झिझक नहीं है और उसे चुप कराने के लिए एक जोर का थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह थप्पड़ लगता, क्वनचोल बीच में आ गया और गुंडे की कलाई को हवा में ही पकड़ लिया। बोर हुए चेहरे के साथ क्वन ने कहा कि गैंग के लोगों के बारे में जो अफवाहें थीं कि वह बिल्कुल बेकार हैं, वह साफ साफ सच थीं। उसने टाई इक को मजाक में बड़ा अजीब जानवर कहा, जिससे देखने वालों में तुरंत हलचल मच गई, जो क्वानचुल को एक दूसरे मिडिल स्कूल का तगड़ा लड़ाकू पहचानते थे। हालात तुरंत बिगड़ गए। बीच में आने से गुस्से में आकर टाई ईक ने एक जोर की लात मारी, जिससे क्वानचुल पूरे कमरे में उड़ता हुआ कई टेबल्स तोड़ता हुआ चला गया, जबकि गुंडे के चेले समझ रहे थे कि लड़ाई खत्म हो गई है। हमारा हीरो और बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वानचुल बिल्कुल बिना घबराए खड़ा हो जाता है। उसने गुंडे को चिढ़ाया कि अपनी बात पूरी करे, जिससे स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई, जो बेचैन थे कि गैंग आखिर हार जाए। क्वनशुल ने हमला करना शुरू कर दिया, हवा में उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी और फिर टाई इक के जबड़े पर एक जोर का मुक्का मारा। टक्कर इतनी तेज थी कि गुंडे के चेले अपने लीडर को लड़खड़ाते देखकर डर गए। टाइक ने जमीन पर खून का एक गाढ़ा थूक फेंका। उसकी नसें तन गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह किसी कमजोर से नहीं लड़ रहा है। उसने कहा कि वह कोई रहम नहीं दिखाएगा, जबकि क्वनचुल चुपचाप हालात को समझ रहा था। पूरी ताकत से मारने के बाद भी गुंडे का बड़ा शरीर उसे बेहोश होने से बचाए रखा, जिससे लग रहा था कि यह जीत जल्दी नहीं मिलेगी। जैसे ही दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार हुए, एक नई शख्सियत ने लड़ाई को रोक दिया। एक बड़ा स्टूडेंट जिसके बाल मिंट रंग के थे और सोने के दांत थे, जिसे नाम गोंगमू के नाम से जाना जाता है, वह उनके बीच में आ गया।
उसे गुंडू गैंग के 3 बड़े सरदारों में से एक बताया गया। वह इतना डराने वाला था कि मुंह ही सोचने लगी कि क्या वह इंसान भी है। क्योंकि एक टीचर आ रहा था, इसलिए उस रेडिश हेड लीडर ने लड़ाई रोकने का हुक्म दिया। वह खून से लथपथ थाई इक को वहां से ले गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्वान चोल को एक डराने वाली चेतावनी दी कि उसने हद पार की है और वह उसे जल्दी ही मिलेगा। जब गैंग वापस चली गई तो कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जबकि बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे फुसफुसा रहे थे कि वह ऐसे जालिम गुंडों वाले स्कूल में फंस गए हैं। लिमकंग अपने खाने पर ध्यान दे रहा था। उसने एक जोर का डकार लिया जिससे पूरा कमरा हिल गया और आमतौर पर शिकायत की कि यह पागल लोग सोचते हैं कि यह जगह उनकी है। अगले टेबल पर बैठी लड़कियां घिन खाकर रह गईं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जिस लड़के के शोर की वह शिकायत कर रही थी वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमन है। इसी बीच बात अटलांटिक ओशन के ऊपर एक तूफानी रात की तरफ बदल गई। जेम्स, जो मिलिट्री का अफसर है, उसने सेंट पर्ल और गेलन विथरो को बताया कि वह एसएस ओपरा तक पहुंच गए हैं। 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद पर्ल ने हेलीकॉप्टर के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। उसने एक बायोमेट्रिक ईयरपीस लगाया ताकि जेम्स के साथ कांटेक्ट में रह सके, जो हवा से उनकी जगह पर नजर रखेगा। कूदने से पहले पर्ल ने यूएस गवर्नमेंट को एक हिम्मत भरा संदेश भेजा, क्योंकि वह आ गई है तो वह अब न्यूक्लियर हमले को रद्द कर सकते हैं। दोनों सुपर ह्यूमंस बिजली से भरे आसमान में कूद गए। क्रूज शिप के डेक पर ऐसे गिरे कि जमीन टूट गई। उन्हें वहां पूरी तबाही का मंजर मिला। एसएस के बारिश से भीगते डेक पर हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। ओपरा पर सेंट पर्ल और गेलन विथरो आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। पर्ल को यकीन था कि इनह्यूमन आसपास ही है, क्योंकि उसने पहले ही क्रू को बुरी तरह मार दिया था। हीरोज को पता नहीं था, उन्हें देखा जा रहा था। जहाज के मलबे के अंदर एक बहुत बड़ा नीले रंग का जानवर अपनी एक सांप जैसी आंख पर्ल पर टिकाए हुए था। उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा से उनका टेक्निकल अफसर जेम्स खोज को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्रूज शिप एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है जिसमें हर फ्लोर पर अलग अलग डिजाइन है, इसलिए जानवर को ऐसे ही मिलना मुश्किल था। इस मुश्किल की वजह से टीम को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। ज्यादा जगह जल्दी से कवर करने के लिए जेम्स ने उन्हें अलग होने का सुझाव दिया, जबकि पर्ल नीचे के कार्गो बेस की तरफ गई। गेलन ऊपर के लेवल्स और इंजन रूम की तरफ बढ़ा। जेम्स ने उन्हें चेतावनी दी कि जबकि यह बचने वालों को ढूंढने का सबसे तेज तरीका है, इसका मतलब यह भी है कि उन्हें खतरे का सामना अकेले ही करना पड़ेगा, बिना किसी मदद के। पर्ल ने बिना देर किए जहाज के किनारे से छलांग लगा दी और अपनी सुपर ह्यूमन ताकत का इस्तेमाल करते हुए जहाज के धातु के शरीर में सीधे हाथ पकड़ने की जगह बनाती हुई नीचे उतरी। जब वह नीचे के लेवल्स पर पहुंची, उसने जहाज के बाहर वाले हिस्से को लात मारकर अंदर घुसने का रास्ता बनाया। उसने खुद को एक बड़े शांत स्टोरेज बे में पाया, क्योंकि यह जगह बिना छेड़े हुए सामान से भरी थी और यहाँ मारपीट का कोई निशान नहीं था। पर्ल ने शुरू में बताया कि सब कुछ ठीक लग रहा है। गेलन के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जैसे ही वह ऊपर के डेक से गुजरा, उसे सिर्फ लाशों का एक रास्ता मिला। हर जरूरी जगह, ब्रिज, कंट्रोल रूम और इन्फॉर्मेशन सेंटर कब्रिस्तान बन चुका था। टेंशन तब बढ़ गई जब कम्युनिकेशन टूटने लगा, क्योंकि जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी जगह में घुस गया था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रुकावट बहुत ज्यादा हो गई। इससे जेम्स और हेलीकॉप्टर में बैठे लोग बेचारे हो गए, क्योंकि वह उनकी जगह तो देख सकता था, लेकिन अब उन्हें बोलकर कोई चेतावनी या मदद नहीं दे सकता था। स्टैटिक के बीच गेलन को एक हल्की सी आह सुनाई दी और उसे एक अकेला बचने वाला मिला। बदकिस्मती से वह बूढ़ा आदमी हमले के सदमे से पागल हो गया था। एक बचाने वाले को देखने के बजाय वह बचने वाला गेलन पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वह कोई भूत हो। उसके दिमाग में जो डर उसने देखा था, उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। इसी बीच कार्गो होल्ड में पर्ल को एक ज्यादा अच्छी मुलाकात मिली। एक छोटी लड़की कुछ क्रेट्स के पीछे से झांक रही थी। उसने मशहूर हीरो को पहचान लिया। पर्ल ने बच्ची को तसल्ली दी, हालांकि उसने थोड़ा मजाक भी किया जब उसने लड़की को मिसेस कहने पर ठीक किया। जब गेलन अपनी खोज जारी रखता है तो वह ग्रैंड इवेंट हॉल में घुसता है, जहां खून की बू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह दूर खड़ी एक ब्लॉन्ड औरत को देखकर चौंक गया, जो बिल्कुल सेंट पर्ल जैसी लग रही थी। हैरान था कि उसकी साथी जहाज के नीचे से इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गई। गेलन उसके पास गया। यह गलती उसके लिए जानलेवा साबित हुई। जैसे ही वह चीज पलटी, उसने एक पीला चेहरा और एक लाल आंख दिखाई। इससे पहले कि गेलन कुछ कर पाता, जानवर का शरीर बीच से खुल गया और एक बड़े दांतों वाले मुंह में बदल गया। यह रूप बदलने वाला इनह्यूमन आगे बढ़ा और अपने दांत गेलन के कंधे और पहलू में गहरी तरह गाड़ दिए। गेलन फर्श पर गिर गया। खून बह रहा था और वह पूरी तरह हैरान था, क्योंकि जानवर ने उसके साथी की नकल सफलता से की थी। गेलन खुद को बुरी तरह जख्मी पाया और एक डराने वाले धोखेबाज दुश्मन का सामना कर रहा था, बिना किसी मदद के लिए बुलाए। क्योंकि गेलन ने अपनी साथी सेंट पर्ल जैसी शक्ल देखकर अपना ध्यान हटा लिया था, इसलिए इनह्यूमन एक बहुत ही खतरनाक पहला हमला कर पाया। हालात जितने दिख रहे थे उससे भी ज्यादा खराब थे। जब वह दर्द में झुका हुआ खड़ा था, उसे एहसास हुआ कि अगर उसके रिफ्लेक्सेस आखिरी पल में काम न करते तो उसका सर कट जाता। बदकिस्मती से नुकसान पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका था। गेलन का पूरा सीधा हाथ गायब था। इतने दर्द और बहुत ज्यादा पसीने के बावजूद वह अभी भी सोच समझकर काम कर रहा था। उसने देखा कि जानवर का भेष बदल रहा है और एक अजीब बीच की शक्ल दिखी, जहां पर्ल के सर जैसा कुछ एक बड़े नीले रंग के गर्दन पर लगा हुआ था। क्योंकि जानवर शारीरिक रूप से बदल सकता है, गेलन ने सोचा कि यह कोई जादूगर नहीं है, बल्कि एक खतरनाक रूप बदलने वाला है। लड़ाई में बने रहने के लिए गेलन ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उसने अपने बचे हुए हाथ से अपनी काली चादर को अपने खून बहते कंधे के कटे हुए हिस्से पर कसकर लपेट लिया। यह बनाया हुआ पट्टी ही उसे खून बहने से बेहोश होने से रोक रही थी। ठंडे जानलेवा गुस्से में आकर उसने जानवर से अपना हाथ वापस मांगा, इससे पहले कि वह एक भयानक नजदीकी लड़ाई में शामिल हो। जब यह लड़ाई डाइनिंग हॉल में चल रही थी, बाकी टीम माहौल से जूझ रही थी। जहाज के बहुत ऊपर टेक्निकल अफसर जेम्स एक तेज बिजली के तूफान से लड़ रहा था, क्योंकि जहाज एक ऐसे इलाके में था जहां बहुत ज्यादा रुकावट थी। उसके ईयर पीसेस खराब हो गए थे और उसे टीम को ट्रैक करने के लिए चमकते हुए रेडार आइकॉन्स पर भरोसा करना पड़ रहा था।
उसने बढ़ते हुए डर के साथ देखा कि गेलन की हरकतें अजीब हैं, जिससे लग रहा था कि वह जिंदगी और मौत की लड़ाई में फंसा हुआ है। सबसे बुरे की आशंका करते हुए जेम्स ने पायलट को खतरनाक हवाओं के बावजूद डेक पर उतरने का हुक्म दिया। इसी बीच असली सेंट पर्ल अभी भी कार्गो होल्ड में थी। खुशकिस्मती से उसे बचने वालों का एक बड़ा ग्रुप मिला जो नीचे के लेवल्स में क्रेट्स के पीछे छुपे हुए थे। अपने मशहूर हीरो को देखकर आम लोग, जिसमें एक छोटी लड़की और एक परेशान औरत थी, उसकी हिफाजत के लिए भीख मांगने लगे। क्योंकि इतनी सारी जिंदगियां खतरे में थीं, पर्ल को जहाज को साफ करने और अपने साथी को ढूंढने की नई तेजी महसूस हुई। डाइनिंग एरिया में वापस लड़ाई रुक चुकी थी। इनह्यूमन पूरी तरह अपने असली रूप में आ गया था, एक बड़ा नीले रंग का जानवर जो अपनी बड़ी साइज का इस्तेमाल गेलन को घेरने के लिए कर रहा था। क्योंकि उसका एक हाथ गायब था, गेलन खुद को मुक्के की लड़ाई में अपना संतुलन बनाए रखने में मुश्किल महसूस कर रहा था। एक जानलेवा काट से मुश्किल से बचने के बाद उसे एहसास हुआ कि जबकि जानवर का रूप बदलना धोखा देने के लिए एक अच्छा हथियार है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद उसकी लड़ने की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह समझते हुए कि उसे तुरंत यह सब खत्म करना होगा बचने के लिए, गेलन ने अपनी ताकत रोकना बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसकी बाईं आंख तेज नीली बिजली जैसी रोशनी से चमकने लगी। क्योंकि वह एक सुपर ह्यूमन है जिसके पास एनर्जी और चीजों को कंट्रोल करने की ताकत है, उसने आसपास के माहौल को ही हथियार में बदल दिया। उसने एक लकड़ी के बैरल को तोड़ दिया, लेकिन शराब सिर्फ बाहर गिरने के बजाय उसने शराब की बूंदों को हवा में ही जमा दिया। यह शराब के क्रिस्टल्स तेज धार वाले हथियार बन गए जो जानवर पर बरसे, उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। काम खत्म करने के लिए गेलन ने एक कांच की बोतल पकड़ी और उसे तोड़ दिया, एक तेज किनारा बनाते हुए। बचे हुए लिक्विड को कांच पर डालकर उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक लंबी चमकदार ताकत वाली तलवार बनाई। अब और खेलने के मूड में नहीं, एक हाथ वाले योद्धा ने अपना नया हथियार जानवर की तरफ किया, दिन भर की परेशानियों को एक बार में खत्म करने के लिए तैयार। यह समझने के लिए कि ईस्ट हार्लेम का एक आदमी इतनी बड़ी मुश्किल में कैसे फंसा, उसकी भर्ती को देखना होगा। एक सुरक्षित मॉनिटरिंग रूम में टेक्निकल अफसर जेम्स और उसका साथी बेन ने एक बार गेलन की पहली पूछताछ की फुटेज देखी थी। बेन शुरू में शक्की था। उसने कहा कि जबकि उस नौजवान की नजर तेज थी, वह ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। लेकिन जेम्स ने इस गलतफहमी को ठीक किया गेलन की पिछली बातें बताकर। उसने अकेले ही बदनाम ब्लड स्ट्रीट गैंग को पल भर में खत्म कर दिया था और बाद में पूरी सफारियो गैंग को बिना एक भी खरोंच आए बेहोश कर दिया था। यह इतनी बड़ी सफाई थी जिससे सरकार भी जूझ रही थी, इसलिए गेलन एक बहुत ही खास इंसान बन गया था। पूछताछ की फुटेज ने उसकी खास ताकत के बारे में और बताया। सेंट पर्ल के साथ एक गंभीर बातचीत के दौरान उसने कहा कि जबकि उसकी शारीरिक ताकत अच्छी थी, उसकी सबसे डराने वाली बात यह थी कि वह जख्मी साथियों का खून तुरंत रोक सकता था। गेलन ने बताया कि उसके पास एक खास ताकत है जिससे वह 10 मीटर के दायरे में किसी भी लिक्विड को तुरंत सख्त कर सकता है। चाहे वह कप में कॉफी हो या हवा में पानी, वह अपनी मर्जी से उसकी बनावट बदल सकता है, उसे हीरे जैसी चीज में बदल सकता है। जबकि यह ताकत साइंस के नियमों के खिलाफ है और इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत और ध्यान की जरूरत होती है। यह उसे आम लिक्विड्स को ऐसे हथियारों में बदलने की इजाजत देती है जो ज्यादा बंदूकों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अभी के वक्त में यह ताकत सबसे बड़े इम्तिहान पर है। नीला जानवर रुकने वाला नहीं था। उसने एक जोर का हमला किया जिससे गेलन डाइनिंग हॉल के फर्श पर फिसलता हुआ चला गया। जब गेलन खून खांस रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका गायब हाथ उसके संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ चुका है, जिससे उसके पलटवार निशाने पर नहीं लग रहे थे। जानवर का आधा सर उड़ा देने के बावजूद वह धीमा होने का कोई निशान नहीं दिखा रहा था। जब लड़ाई चल रही थी, सेंट पर्ल जहाज के नीचे के रास्तों में दौड़ रही थी। उसे दिखता है कि बेसमेंट के फ्लोर बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है कि खतरा कहीं और है। ठीक तभी उसे ऊपर से एक हल्की सी गरज सुनाई देती है। एकदम से स्टैटिक की आवाज उसके ईयरपीस में आती है। जेम्स हेलीकॉप्टर के रेडार से लड़ाई को देख रहा है। वह उसे इवेंट हॉल की तरफ जाने को कहता है। उसे एक बुरा एहसास होता है, लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और वह जानता है कि अगर गेलन को बचना है तो पर्ल को तुरंत पहुंचना होगा। डाइनिंग हॉल के अंदर गेलन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है क्योंकि वह अपनी हद तक पहुंच चुका है। अपनी आखिरी कोशिश में वह एक चाल चलता है। उसे छत पर आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर्स दिखते हैं। वह कहता वह हवा में उछलता है और अपना पैर ऊपर की तरफ मारता है, जिससे पाइप्स टूट जाते हैं और पानी तेजी से पूरे कमरे में फैल जाता है। गेलन अपनी आखिरी हिम्मत इकट्ठी करता है और अपनी शक्ति को चालू करता है। गिरते हुए पानी तुरंत सैकड़ों हीरे जैसे तेज सुई में बदल जाता है, जो उस इनह्यूमन को हर तरफ से चुभती है और उसे एक बड़े जमे हुए पानी के ब्लॉक में कैद कर देती है। मॉनिटरिंग रूम में बेन और जेम्स ऐसी अजीब शक्ति की हदों पर बात कर रहे थे। जेम्स ने पूछा कि क्या यह बदलाव हमेशा के लिए है या इसकी कोई साइंटिफिक एक्सपायरी है। गेलन के रिकॉर्ड किए गए जवाब से पता चला कि यह शक्ति उसकी दिमागी ताकत से जुड़ी है। इस कनेक्शन की वजह से इसका असर उसकी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यह जमी हुई हालत आमतौर पर कम से कम 1 घंटे तक रहती है, फिर पानी में बदल जाती है। यह सोचकर कि लड़ाई जीत ली है, गेलन अपने जमे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा है, सोच रहा है कि इसे कैसे खत्म किया जाए। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं रहती। अंधेरे से एकदम से एक तेज काली चीज हवा में से गुजरती है। इससे पहले कि गेलन इस नए खतरे को समझ पाए, एक दूसरा बड़ा इनह्यूमन बाहर आता है और एक ही तेज वार से उसका सर काट देता है और उसका शरीर गिर जाता है और दुनिया उसकी आंखों के सामने अंधेरे में डूब जाती है। उस योद्धा का आखिरी ख्याल सिर्फ डर से भरा होता है। एक दूसरा राक्षस पूरे समय उसके पीछे छुपा हुआ था। इधर कमांड सेंटर में हालत उम्मीद से घबराहट में बदल जाती है। जेम्स अपनी लैपटॉप पर तेजी से काम कर रहा है ताकि टीम को एक जगह इकट्ठा कर सके। उसे अपने रेडार पर एकदम से बदलाव दिखता है, जबकि सेंट पर्ल का सिग्नल ठीक है। गेलन को दिखाने वाला आइकॉन, जिसे W लिखा गया था, एकदम से स्क्रीन से गायब हो जाता है। क्योंकि ईयरपीसेस पहनने वाले की बायोमेट्रिक्स से जुड़े होते हैं, जेम्स जानता है कि यह कोई टेक्निकल खराबी नहीं है। सिग्नल का गायब होना सिर्फ एक ही बात बता सकता है, गेलन विथ्रो मर चुका है। इस सच्चाई का बोझ जेम्स को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। वह अपना सर पकड़ लेता है जब वह अपने डिस्प्ले पर बचे हुए एक आइकॉन को देखता है। वापस शिप के अंदर डाइनिंग हॉल की खामोशी टूट जाती है जब सेंट पर्ल बड़े लकड़ी के दरवाजों को तोड़कर अंदर आती है। वह लड़ाई के लिए तैयार आती है, लेकिन सामने का मंजर देखकर वह तुरंत सुन्न हो जाती है।
डरावने मंजर को घूर रही है। ब्लू मॉन्स्टर, नया सफेद इनह्यूमन और अपने साथी के टुकड़े। जब वह नीचे देखती है और गेलन का कटा हुआ सर खून के तालाब में पड़ा देखती है, उसकी शुरुआती हैरानी एक ठंडी डरावनी खामोशी में बदल जाती है। यह दुख उसे एक पुरानी याद दिलाता है जब उन दोनों ने पार्क की बेंच पर बात की थी। पर्ल ने एक बार गेलन को लड़ाई के दौरान शांत और समझदार रहने की अहमियत पर लेक्चर देने की कोशिश की थी। उसने उसे चेताया था कि इनह्यूमंस का कोई भरोसा नहीं होता और अगर अगर उनमें से कोई एक गिर जाए तो बचे हुए को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो दुनिया को बचाने के लिए पीछे हटना चाहिए। उस वक्त गेलन ने उसकी जज्बाती बातों का मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि अगर वह कभी मर गई तो वह उसे बिना सोचे पीछे छोड़ देगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक रोते हुए बच्चे के लिए एक फाउंटेन को मूर्ति में बदल दिया था, फिर चला गया, पर्ल को एक समझदारी भरी मुस्कुराहट के साथ छोड़कर। लेकिन अब पर्ल की अपनी सलाह उसके काम नहीं आती। जब वह अपने दोस्त की लाश के पास खड़ी होती है तो शांत रहने की उसकी सारी बातें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह एक शुद्ध कातिलाना गुस्सा ले लेता है, क्योंकि वह लाल फ्लैश वाला राक्षस जो इस कत्ल का जिम्मेदार है उस पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। पर्ल आखिरकार टूट जाती है। वह एक सोनिक बूम के साथ आगे बढ़ती है, उसके पैरों के नीचे का फ्लोर टूट जाता है। जब वह उस इनह्यूमन पर हमला करती है, वह गुस्से में चिल्लाती है, पूछती है कि उसके अपने इरादे को क्या हो गया। जब वह इनह्यूमन का चेहरा फ्लोर पर इतनी ताकत से मारती है कि जमीन फट जाती है। पर्ल उसके बाद उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी पर एक जबरदस्त किक मारती है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी चोटों के बावजूद वह थोड़ी देर के लिए अपना हमला रोकती है ताकि आखिरी बार इज्जत दे सके। वह गेलन के बचे हुए शरीर की तरफ मुड़ती है और धीरे से उसका कटा हुआ सर उठाती है, उसकी आंखें आखिरी बार बंद करती है। तब भी जब वह लाल इनह्यूमन वापस खड़ा होता है और उसके कंधे को फाड़ देता है, पर्ल उसे नहीं छोड़ती। यह चोट सिर्फ उसके बदलाव को और बढ़ाती है। जब वह राक्षस की तरफ देखती है तो उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं हैं, वह एक शिकारी रोशनी से चमक रही है, क्योंकि उसने अपनी आम टैक्टिकल रोक टोक को छोड़ने का फैसला कर लिया है। पर्ल अब बदले की एक राक्षसी बन जाती है। वह राक्षस का बड़ा हाथ अपने नंगे हाथ से पकड़ती है और उसके अंग को कुचलने लगती है। बड़े राक्षस को आसानी से एक पत्थर के खंभे से टकराती है। खून से लथपथ और एक डरावनी शक्ति से चमकती हुई पर्ल ऐलान करती है कि यह उसके करियर का सबसे बुरा दिन है। वह राक्षस को चेताती है कि अब वह उनके तरीके से काम कर रही है और वादा करती है कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी जितना वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन रेड इनह्यूमन अभी खत्म नहीं हुआ है। वह दर्द से भरी गरज निकालता है और एक तेज धार वाले हाथ से पर्ल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्ल बहुत तेज है। वह एक पल में गायब हो जाती है और राक्षस के चेहरे पर सीधा एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है और खून चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि पहला बार उसके बदले को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। और जबरदस्त वार करती है जो उस राक्षस को शिप के अंदर कई स्टील की दीवारों से टकराता हुआ भेज देता है। शिप के मलबे के बीच खड़ी पर्ल उस खून के ढेर को बेपरवाही से देखती है। वह उस इनह्यूमन से कहती है कि उसे पूरी तरह से मारने में जितना समय लगेगा वह उसके लायक भी नहीं है। वह बस उसे उठने का हुक्म देती है ताकि वह उसे खत्म कर सके। जब यह ब्रूटल कत्ल हो रहा होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में हालत पूरी तरह से घबराहट में बदल चुकी है। एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बंकर के अंदर जनरल्स और ऑफिशियल्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका जेम्स और वहां मौजूद सुपर ह्यूमन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ को डर है कि टीम पहले ही हार चुकी है, जबकि दूसरे बेचैनी से उम्मीद कर रहे हैं कि यह खामोशी सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से है। कमरा अलग अलग रायों से भरा हुआ है। कुछ और ज्यादा निगरानी की मांग कर रहे हैं और कुछ और ऊंचे अलर्ट लेवल की मांग कर रहे हैं। इस अफरा तफरी को मार्कस जेरल्ड रोकता है, जो एक समझदार पॉलिटिशियन है और मिलिट्री की हिचकिचाहट को कमजोरी मानता है। वह मजाक उड़ाते हुए कमरे को उनके ढीले ढाले तरीके के लिए डांटता है और एक डरावनी सच्चाई बताता है। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का सीक्वेंस पहले ही तैयार है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पहले ही बायोमेट्रिक कोड्स को मंजूर कर दिया है। फाइटर जेट्स अभी हवा में हैं और सिर्फ हमला करने के आखिरी हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जब जनरल्स ये कहते हैं कि पर्ल और विथरो कभी फेल नहीं हुए, मार्कस उन्हें डरावने आंकड़े याद दिलाता है। वह बताता है कि शिप पर भेजी गई हर दूसरी खास यूनिट तुरंत खत्म हो गई थी और क्योंकि जेम्स से अभी तक कोई खबर नहीं है, वह हमेशा की शांति पर जुआ नहीं खेल सकते। मार्कस प्रेसिडेंट पर और दबाव डालता है, खतरे को बताते हुए, क्योंकि एसएस ओपरा फ्लोरिडा के कोस्ट से सिर्फ 90 मिनट दूर है। कोई भी गलती फोर्ट लॉडरडेल में एक बड़े कत्ल ए आम का कारण बन सकती है, जिससे 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। यह ठंडी सोच जनरल्स को गुस्से से कांपने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उन्हें शिप पर मौजूद 3000 लोगों की जिंदगियों को मेनलैंड की सुरक्षा के खिलाफ तोलना पड़ता है। मार्कस के तेज दबाव के बावजूद प्रेसिडेंट आखिरकार अपना फैसला कर लेते हैं। एक पुराने पल को याद करते हुए, जब उन्होंने पर्ल को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद किया था, वह उस पर आखिरी बार भरोसा करने का फैसला करते हैं और ऑफिशियली हमले का हुक्म कैंसिल कर देते हैं, जिससे मार्कस को बहुत गुस्सा आता है। वापस शिप पर पर्ल जिस जीत को ढूंढ रही थी, वह एक अजीब और घिनौने मोड़ लेती है। ठीक तभी जब वह रेड मॉन्स्टर को खत्म करने की तैयारी कर रही होती है, उसे एकदम से चिपचिपी जालों का छिड़काव लगता है। उसे हैरानी होती है जब एक नया नीली स्किन वाला इनह्यूमन, जिसका चेहरा छिपकली जैसा है, रेड इनह्यूमन के पेट से बाहर निकलता है। पर्ल जल्दी ही समझ जाती है कि रेड मॉन्स्टर असल में इस दूसरे म्यूटेंट के लिए एक होस्ट या एक जिंदा जेल का काम कर रहा था, क्योंकि यह नया खतरा आज की डरावनी घटनाओं का असली जिम्मेदार है। पर्ल का गुस्सा अपनी हद तक पहुंच जाता है। वह सोचती है कि उसका मरा हुआ साथी विदरो शायद वैसे भी जन्नत नहीं जा रहा था, तो वह राक्षस से कहती है कि जब वह आखिरी दुनिया में मिलेंगे तो उससे माफी मांगे। इसके साथ ही पर्ल एक बहुत तेज रोशनी की बीम छोड़ती है। रोशनी इतनी तेज है कि वह शिप को चीर देती है और रात के आसमान में बहुत ऊंचा जाती है, तूफान के अंधेरे के खिलाफ उसकी शक्ति का एक तेज निशान बनकर। हेलीपैड पर खड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर दबाव की वजह से कैबिन जोर से हिलता है। जेम्स अपनी सीट से टकराता है, डर से आंखें फटी हुई हैं और वह चिल्लाता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी खिड़की से तबाही साफ दिख रही है। वह घबराहट में पायलट को दरवाजे खोलने का इशारा करता है। इधर जलते हुए मलबे के बीच सेंट पर्ल अकेली खड़ी है। उसका शरीर बची हुई शक्ति से चमक रहा है जब वह शिप की दीवार में बनाए गए बड़े छेद से बाहर देखती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है,
जेम्स शिप की दीवार में बने गड्ढे के किनारे की तरफ दौड़ता है। तबाही का लेवल देखकर हैरानी से सांस लेता है। मलबे के बीच में उसे थकी हुई पर्ल की परछाई दिखती है। उसकी सूट फटी हुई है और उसके चेहरे पर खून के निशान हैं। जीत का शुरुआती झटका जल्दी ही एक दर्दनाक गम में बदल जाता है जब जेम्स को नुकसान का एहसास होता है। गेलन वित्रो के चले जाने से दुखी होकर जेम्स घुटनों के बल गिर जाता है और मेटल के डेक पर खुलेआम रोता है। इस दुख के बावजूद सेंट पर्ल शांत रहती है। उस दुखी आदमी को एक गंभीर खामोश नजर से देखती है। इस घटना की खबर सरकार के सबसे बड़े लोगों तक पहुंचती है। एक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में एक ऑफिशियल को फोन पर एक घबराहट भरी रिपोर्ट मिलती है। वह साफ तौर पर घबराया हुआ है। वह एक ब्रीफिंग रूम में दौड़ता है जहां प्रेसिडेंट और मिलिट्री जनरल्स इकट्ठे हैं। कमरा शुरू में राहत और खुशी से भर जाता है जब लाइव फुटेज में सेंट पर्ल शिप के डेक पर खड़ी दिखती है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि गेलन विथ्रो मर चुका है, माहौल ठंडा और गंभीर हो जाता है। दुनिया के दूसरे छोर पर कोरिया में मॉर्निंग न्यूज रिपोर्ट करती है कि एसएस ओपरा फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में सफलतापूर्वक डॉक हो चुकी है। जब न्यूज एंकर नुकसान का जायजा बता रहा होता है, लिम कांग एक बिखरे हुए लिविंग रूम में जोर जोर से एक बड़े पॉट रामेन को खा रहा है। उसका पूरा ध्यान खाने पर है, जिसकी वजह से उसकी हैंडलर से घरेलू झगड़ा हो जाता है। जूरी बाथरूम से गुस्से में बाहर आता है क्योंकि उसने खास तौर पर अपने लड़के को उसके लिए इंतजार करने को कहा था। जब लिम कांग को एहसास होता है कि उसने पूरा पॉट खत्म कर दिया है और जूरी के लिए कुछ नहीं बचा, वह उसके गुस्से से बचने के लिए अपना ध्यान वापस टीवी की तरफ करने की कोशिश करता है। यह डिस्ट्रैक्शन काम करती है, लेकिन एक बुरे कारण से। टीवी पर गेलन वित्रो की एक ग्रे स्केल मेमोरियल फोटो दिखती है जो दुनिया को उसकी मौत की खबर देती है, क्योंकि वित्रो एक बड़ा सुपर ह्यूमन था जिसने हाल ही के आधे ग्लोबल क्राइसिस को हल करने में मदद की थी। उसके बलिदान की खबर से दुनिया शोक में डूब जाती है। मेमोरियल को देखकर जूरी का गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। यह देखकर हैरान कि एक सुपर ह्यूमन भी मर सकता है। वह साफ तौर पर घबरा जाता है। गंभीर माहौल को महसूस करते हुए लिम कांग खाली पॉट पर चुपचाप झुक जाता है। टेंशन को कम करने की कोशिश करते हुए जूरी उससे कहता है कि इतना सीरियस मत हो और बस और रामेन बना ले। इधर एक ऊंची स्काईस्क्रेपर पर नैनगी और डैन यांग एक बड़े डिजिटल स्क्रीन पर मेमोरियल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। जब डैन यांग मौत पर अपनी हैरानी जाहिर करती है, नानगे हंसता है, यह कहते हुए कि सुपर ह्यूमंस अमर नहीं होते। वह सोचता है कि हीरोज ने शायद अलग अलग लड़ाई की होगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि सेंट पर्ल की निगरानी में कोई मर सकता है। जब डैन यांग पर्ल की ताकत पर सवाल करती है, नानजे बताता है कि वह एक बार एक पुरानी लड़ाई के दौरान उससे मिला था। वह याद करता है कि उसकी तेज दुश्मनी के बावजूद वह इतनी अच्छी थी कि उस जैसे शक्की देखने वाले को जाने दिया। वह मानता है कि अगर उसने कुछ और फैसला किया होता तो वह और डैन यांग शायद कभी नहीं मिले होते। मिशन के बाद भी शामिल लोगों के लिए हालत अफरा तफरी भरी रहती है। फ्लोरिडा में इंटरस्टेट 95 पर एक घबराया हुआ जेम्स एक काली सेडान में हाईवे पर तेजी से जा रहा है। वह एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करके अपने साथी बेन को जगाता है, जो सुबह सुबह की कॉल से हैरान है। जेम्स पसीने से लथपथ है और डर से कांप रहा है जब वह एक डरावनी खबर देता है। गेलन वित्रो का शरीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, क्योंकि यह गायब होना शिप के डॉक होने से पहले ही, जब वह अभी समुद्र में थी, हुआ था। जेम्स को यकीन है कि यह कोई गलती नहीं थी। नतीजतन वित्रो का अंतिम संस्कार कैंसिल कर दिया गया है ताकि इस घटना को राज रखा जा सके। जेम्स इस हालत से साफ तौर पर घिन खा रहा है। एक मरे हुए योद्धा के शरीर की चोरी को एक घिनौना अपमान मानता है। वह बेन को क्रूज लाइन के डेटा की जांच करने का काम देता है, जबकि वह एक हाई लेवल ब्रीफिंग के लिए तैयार होता है। इधर कोरिया में जूरी एक बहुत ज्यादा पर्सनल मुश्किल का सामना कर रहा है। अपनी बहन के एक बेपरवाह मैसेज को याद करने के बाद, जो अमेरिका में काम करने वाली खुद को जीनियस कहती है, जूरी को एहसास होता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उसे शक है कि लिमकांग की बड़ी भूख ने उनके सारे पैसे खत्म कर दिए हैं। अपनी बहन के अनियमित महीने के भत्ते पर निर्भर रहने के बजाय 18 साल का लड़का अपनी रोजी रोटी खुद कमाने का फैसला करता है। खुशकिस्मती से उसे एली कप आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का एक फ्लायर दिखता है जो 8 मिलियन वॉन का बड़ा इनाम दे रहा है। अपनी पैसों की मुश्किलों को हल करने का मौका देखकर वह तुरंत लिमकांग को फोन करता है। हमारा लड़का अभी स्कूल में है। जिम के दौरान उसके क्लासमेट्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन जूरी उसे उनके वीकेंड के प्लान्स कैंसिल करने के लिए मना लेता है ताकि कैंग उसके लिए टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। वापस डीसी में सुरक्षित ब्रीफिंग में जेम्स, सेंट पर्ल और बेन कत्ल ए आम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जांच करते हैं। मरने वालों की गिनती ज्यादा है, लेकिन जेम्स बताता है कि जानों का नुकसान कम हुआ क्योंकि इनह्यूमंस ऊपरी डेस्क पर ही इकट्ठे रहे। यह ज्यादातर मिलिट्री यूनिट्स के बलिदान की वजह से हुआ, जिन्होंने राक्षस का ध्यान डेक पर रखा, जिससे आम लोगों को बचने का मौका मिला। सेंट पर्ल 2 खतरों का अपना एक्सपर्ट एनालिसिस देती है। एक मकड़ी टाइप राक्षस जिसके तेज धार वाले टेंटिकल थे, और एक चमेलियन टाइप जो अपना रूप बदल सकता था, क्योंकि चमेलियन टाइप गेलन के साथियों की नकल कर सकता था। वह सोचती है कि वित्रो पर तब हमला हुआ जब वह पूरी लड़ाई के बाद थका हुआ था, जिसके कारण उसका सर काट दिया गया। ब्रीफिंग सबसे बड़े राज गायब शरीर पर ध्यान देने के साथ खत्म होती है। मॉन्स्टर्स के रिमेन्स और दूसरे विक्टिम्स को छुआ नहीं गया था। वित्रो की बॉडी को खास तौर पर चुराया गया। इससे लगता है कि कोई खास वजह थी और यह सोच समझकर किया गया था। जेम्स और बेन मान गए कि बॉडी खुद चलकर नहीं जा सकती थी, तो शिप पर किसी ने उसे चुराया होगा। बेन ने पहले ही शिप की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में डेटा चेक करने के बाद चोर का पता चल जाएगा। लेकिन कोरिया में होने वाला आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट सिर्फ हमारे हीरो को ही नहीं खींच रहा। इंचन के एक इंटरनेट कैफे में गुंडा चोय ताई ईक भी वही पोस्टर देखता है। वैसे तो उसे ऐसे टूर्नामेंट बेकार लगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इनाम का पैसा छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वह पूरी जीत चाहता है। इसलिए वह पूरे गंडू गैंग को इकट्ठा करता है ताकि वह इस इवेंट पर कब्जा कर सके। इससे हमारे हीरो और स्कूल के बदनाम गुंडों के बीच एक टक्कर की शुरुआत होती है। एली कप आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट सोल के एलसी ऑक्सिलरी स्टेडियम में एक चमकदार संडे को शुरू होता है, क्योंकि इस इवेंट में पिछले साल से 3 गुना ज्यादा लोग आए हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने एक शुरुआती राउंड रखा है ताकि जल्दी से 16 फाइनल प्लेयर्स चुने जा सके, जबकि टॉप 3 जीतने वालों को 1 से 5 मिलियन वॉन तक का इनाम मिलेगा। सबकी नजर असल में लेजेंड ट्रॉफी पर है, जो सबसे बड़े चैंपियन की निशानी है। भारी
भीड़ के बीच जूरी परेशान दिख रहा है, लेकिन कंपटीशन की वजह से नहीं। उसे पता चला है कि हॉलीवुड स्टार केचप मैन आज कोरिया आ रहा है और उसने एक पक्का स्केड्यूल बनाया है ताकि वह शाम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच सके। इस हिसाब से लिम कैंग को टूर्नामेंट जल्दी जीतना होगा ताकि वह अपनी बस टाइम पर पकड़ सके। उनके दिखने के चांसेस बढ़ाने के लिए जोरी ने उनके लिए केचप मैन की मैचिंग यूनिफॉर्म भी तैयार की है। हमारा हीरो इस प्लान से पूरी तरह खुश है। उसकी आंखें अपने आइडल से मिलने के ख्याल से चमक रही हैं। जैसे ही ऑफिशियल्स ने नंबर 82 को बुलाया, जूरी ने घबराए हुए लिम कैंग को रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ धक्का दिया। उसने उसे उनकी सीक्रेट ट्रेनिंग याद दिलाई। क्योंकि वह एक सुपर ह्यूमन है, उसे ऐसे दिखाना होगा जैसे वह मुश्किल में है ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। बदकिस्मती से हमारे हीरो को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल लगता है। उसका पहला ओपोनेंट एक बहुत बड़ा आदमी है जो एक हाई स्कूल के लड़के से लड़ने के ख्याल पर हंसता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उस पल गायब हो जाता है जब वह हाथ मिलाते हैं। क्योंकि लिम कैंग की पकड़ स्टील की तरह मजबूत है, उस आदमी को देर से एहसास होता है कि वह उसके सामने कुछ नहीं है। एक तेज झटके से टेबल टूट जाती है और टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। ओपोनेंट के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। यह सिलसिला पूरी सुबह चलता रहता है। एक एक करके मर्सीफुल टाइगर, मो टाइसिक जैसे पुराने खिलाड़ी और एक पिंक स्वेटशर्ट में एक दोस्ताना आदमी लिम कैंग के पास खेल भावना और कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों को स्ट्रेचर्स पर एम्बुलेंस में डालते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि टूर्नामेंट के अनाउंसर्स भी टेबल 82 पर होने वाली चोटों की ज्यादा संख्या पर बात करने लगते हैं। इस गड़बड़ के बावजूद शुरुआती राउंड्स आखिरकार खत्म हो जाते हैं और अनाउंसर नॉकआउट स्टेज का ब्रैकेट बताता है। फाइनल 16 में अलग अलग और खतरनाक लोग हैं। हम देखते हैं निकोलाई चशो बल्गेरिया का ज्यूस और दुनिया में चौथे रैंक वाला ISUBMU एकेडमी के ली मुन गू से टकराने वाला है। हमारा हीरो लिम कैंग का मुकाबला यन यांग से है, जो ग्यूरिम मंदिर का एक जॉगिंग करने वाला मंक है, जिसे उसके साथ के मॉन्क्स की एक भारी भीड़ चीयर कर रही है। भीड़ खास तौर पर बदनाम गुंडू गैंग के 2 मेंबर्स के बीच की लड़ाई को लेकर एक्साइटेड है। नाम गुंग मू और चॉय ताई इक। क्योंकि ब्रैकेट रैंडमली चुना गया था, ये दोनों दोस्त अब आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को हराने पर मजबूर हैं, जबकि दूसरे फाइनलिस्ट्स गुस्से में और लड़ाई के लिए तैयार दिखते हैं। बादलों के बहुत ऊपर मैट डियोन नाम का एक एक्टर एक कमर्शियल प्लेन की फर्स्ट क्लास कैबिन में कोरिया की तरफ जा रहा है। हालांकि वह मशहूर केचप मैन ड्रामा का लीड स्टार है, लेकिन अभी उसे तेज सर्दी लगी हुई है। एक खास प्रमोशनल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसकी मैनेजर रोज जिद करती है कि वह अपने आने पर पूरा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहने। मैट को वह टाइट सूट बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन क्योंकि उसे अपनी पहचान और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे फैंस की बहुत परवाह है, वह अपने हीरो वाले रूप में आ जाता है और फिर से सो जाता है। इसी बीच आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में एक बड़े धोखे का पल आ गया है। गुंडू गैंग के 2 मेंबर्स चॉय ताई इक और नम गुंग मू एक ऐसे मैच में आमने सामने हैं जो फिक्स किया गया था। क्योंकि ताई इक चाहता है कि उनका लीडर सबसे बड़ा इनाम जीते, वह गुंग मू को मैच हारने का हुक्म देता है, लेकिन गुंग मू हुक्म मानने से मना कर देता है। उसकी जगह वह अपने चश्मे उतारता है, जो इस बात की निशानी है कि वह एक गंभीर जिंदगी मौत की लड़ाई में उतर रहा है। उसका यह जिद वाला काम ताई इक को बहुत गुस्सा दिला देता है, जिससे ताकत की एक तेज टक्कर होती है। जैसे ही वह लड़ाई शुरू होती है, लिम कैंग योंग योंग नाम के एक मंक का सामना करने की तैयारी करता है। क्योंकि मंक बहुत अनुशासित है, उसे तुरंत हमारे लड़के के अंदर एक बड़े भंवर जैसी शक्ति महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि वह ऐसी ताकत वाले से लड़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वह उस असली ताकत की झलक देखना चाहता है। इससे पहले कि वह अपना मैच खत्म कर पाते, भीड़ का ध्यान पास की टेबल पर हुए एक हैरान करने वाले उलटफेर पर जाता है। ली मून गू नाम के एक आदमी ने अभी अभी एक वर्ल्ड रैंक्ड प्रोफेशनल को हरा दिया है, जिससे उसके समर्थक खुशी से झूम उठते हैं। इस भारी जीत की वजह से मून गू फाइनल्स के लिए भीड़ का पसंदीदा बन जाता है। गैंग के टेबल पर वापस 2 गुंडों के बीच की लड़ाई आखिरकार खत्म होती है। एक मुश्किल ताकत की आजमाइश के बाद चॉय ताई इक ग्योंगमू का हाथ नीचे पटककर जीत हासिल कर लेता है। उसी वक्त लिम कैंग अपना मैच खत्म करता है। मंक की पूरी कोशिश के बावजूद हमारा हीरो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता। एक हल्की सी आवाज के साथ हमारा हीरो मंक का हाथ आसानी से दबा देता है। अगले राउंड में जाते हुए वह जीत से ज्यादा समय को लेकर राहत में दिखता है। टूर्नामेंट का ब्रैकेट और छोटा हो जाता है जब गैंग लीडर पार्क जियोन डू अपना मैच डिफॉल्ट से जीत जाता है, क्योंकि उसके चेलों ने उसके ओपोनेंट को किडनैप करके बांध दिया था। लेकिन खरुश होने की बजाय गुंडू अपने चेलों के इस बेकार बर्ताव से गुस्सा हो जाता है। वह अपने ही टीममेट्स पर बुरी तरह हमला करके इवेंट को रोक देता है। टाई ईक और गुंग मू दोनों को बेहोश कर देता है, फिर गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि लीडर अपनी जगह छोड़ देता है। सेमीफाइनल्स बचे हुए खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेमीफाइनल में लिम कैंग का सामना चोट खाए हुए चॉय ताई इक से होता है। गुंडा बहुत गुस्से में है और हमारे हीरो को स्कूल में दफना देने की धमकी देता है अगर उसने जरा सी भी ताकत लगाई। इस धमकी की वजह से हमारा लड़का ज्यादा सोचने लगता है, क्योंकि वह इस धमकी से भटक जाता है। वह गलती से बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है। ध्यान हटने की वजह से लिम कैंग अनजाने में गुंडे का हाथ कुचल देता है और उसे बहुत ताकत से टेबल पर पटक देता है। जैसे ही वह दर्द से गिर जाता है, अनाउंसर हमारे लड़के को विनर घोषित करता है, उसे ली मून गू के खिलाफ फाइनल मैच में भेजते हुए। जैसे ही टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंचता है, एक बहुत बड़ा संकट सामने आता है। इंचन एयरपोर्ट पर एक तेज झटके से रनवे की जमीन टूट जाती है। जमीन से एक बहुत बड़ा पीली चमड़ी वाला डरावने लाल निशानों वाला इंसान नुमा चीज निकल आती है, जो इस बात का इशारा है कि दुनिया के पसंदीदा टीवी हीरो का शांतिपूर्ण आगमन एक असली आफत से रुकने वाला है। जब आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शुरू होता है, जूरी रेस्टरूम से वापस आता है और देखता है कि हमारा हीरो फाइनल्स में पहुंच गया है। उसे लिम कैंग पर बहुत गर्व है। हालांकि उसे राइवल स्कूल के मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स की ज्यादा खुशी थोड़ी बेशर्म और लालच से भरी लगती है। स्टेज पर हमारा लड़का ISUBMU मार्शल एकेडमी के तेज हेड इंस्ट्रक्टर ली मुनगू का सामना करता है। मुनगू इज्जत से अपना परिचय देता है और बिना पछतावे के मैच का वादा करता है, जबकि हमारा हीरो बदले में एक सिंपल अजीब सा सिर हिलाता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, स्टेडियम में तनाव इतना बढ़ जाता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेफरी एक फेयर शुरुआत पर जोर देता है। एक पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है, इससे पहले कि लड़ने का इशारा दिया जाए।
मैच ताकत के एक तेज धमाके के साथ शुरू होता है और जबकि भीड़ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए चिल्लाती है, गुंडू गैंग के स्थानीय गुंडे साइड से देखते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगर हमारा लड़का जीता तो इनाम का पैसा चुरा लेंगे। बदकिस्मती से ली मुनगू के लिए मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि लिम कांग के पास सुपर ह्यूमन की ताकत है। मुनगू को इतना दबाव महसूस होता है जैसे एक हाथी का पैर किसी इंसान को कुचल रहा हो। हमारा हीरो कोशिश करने का एक नाटक करता हुआ चिल्लाता है और मंगू का हाथ नीचे पटक देता है। जीत को जितना हो सके उतना नेचुरल दिखाता है ताकि उसका राज छिपा रहे, जबकि जूरी उनके अनुमानित पैसे की बारिश का जश्न मनाता है। रेफरी नंबर 82 को ऑफिशियल चैंपियन घोषित करता है। जीत में एक अनोखा मोड़ आता है जब अनाउंसर हमारे हीरो से पूछता है कि वह इनाम का पैसा कैसे खर्च करने वाला है। जब अनाउंसर सुझाव देता है कि आफत में मदद के लिए दान करना एक अच्छा काम है, लिम कांग बदकिस्मत लोगों की मदद करने के ख्याल से प्रभावित हो जाता है। जूरी के पूरे डर और गुस्से के लिए हमारा लड़का पूरा बड़ा इनाम उसी वक्त चैरिटी में दान करने का फैसला करता है, जबकि भीड़ उसके साफ और उदार स्वभाव के लिए चीयर करती है। जूरी गुस्से में और कांपता हुआ रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उनकी पैसे की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सेरेमनी के बाद हमारा हीरो और उसका हैंडलर बस स्टॉप की तरफ जाते हैं। दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए मैचिंग केचप मैन टी शर्ट्स पहने हुए हैं। रास्ते में उन्हें चॉय ताई ईक और उसके गैंग ने रोक लिया। गुंडा, जिसका हाथ पिछली टक्कर से अभी भी स्लिंग में है, स्कूल में हिसाब बराबर करने की धमकी देता है। खुशकिस्मती से ली मंगू और उसके मास्टर ओ बांगवन ने बीच में आकर अपना सम्मान दिखाया। मुनगू मैच से इतना प्रभावित होता है कि वह लिम कांग को एक बिजनेस कार्ड देता है, उसे अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। माहौल तुरंत बदल जाता है जब बुजुर्ग मास्टर ओ बैंगवन पास आते हैं। वह आमतौर पर जूरी से लेजेंड ट्रॉफी ले लेते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन हमारे हीरो की इंस्टिंक्ट्स तुरंत तेज हो जाती है क्योंकि उसे एक शक्तिशाली मौजूदगी महसूस होती है। वह जूरी को पीछे हटने को कहता है। एक तेज हरकत में मास्टर कई फीट दूर चले जाते हैं, यह दिखाते हुए कि वह जानते हैं कि लिम कांग ही वह सफेद टोपी वाला सुपर ह्यूमन है जो मास्क के पीछे छिपा है। खुद को मार्शल आर्ट्स सुबाक का उत्तराधिकारी बताते हुए ओ बैंगवन लड़के से कहते हैं कि अगर उसे जवाब चाहिए तो वह उन्हें योंगपो माउंटेन पर ढूंढे। फिर धूल के बादल में गायब हो जाते हैं। ट्रॉफी भी अपने साथ ले जाते हैं, बिना इनाम के पैसे और बिना ट्रॉफी के। एक हारा हुआ लिम कांग और जूरी आखिरकार इंचन एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने आइडल से मिलने, लेकिन टर्मिनल अजीब तरह से खाली है और उन्हें जल्दी ही वजह पता चल जाती है। बिल्डिंग में एक तेज इमरजेंसी सायरन बजता है, यह बताते हुए कि रनवे पर एक इंसान नुमा चीज देखी गई है। बाहर हालत गंभीर हो गई है। जैसे ही केचप मैन का यात्री विमान उतरने के लिए नीचे आता है, ब्लू मॉन्स्टर सीधा उसके रास्ते में खड़ा है। एक डरावनी दहाड़ निकालता है जैसे ही वह प्लेन पर हमला करने की तैयारी करता है, क्योंकि इंचन एयरपोर्ट पर हालत पूरी तरह इमरजेंसी में बदल गई है। जूरी घबराहट में लिम कांग के हीरो गियर को अपने सामान में ढूंढता है। बदकिस्मती से उसे एहसास होता है कि सेलिब्रिटी से मिलने की जल्दी में वह सिर्फ एक प्रोटोटाइप मास्क और ईयरपीस ही लाया है। उसके पास उसका स्टैंडर्ड सूट, जूते और खास टोपी नहीं है। इससे पहले कि जूरी अपनी माफी पूरी कर पाए, हमारा हीरो उसके हाथ से गियर छीन लेता है और घबराई हुई भीड़ में गायब हो जाता है जो अभी टर्मिनल से भाग रही है अपनी वार्डरोब की प्रॉब्लम को हल करने के लिए। हमारा लड़का भीड़ में एक आदमी को देखता है जिसने सफेद बेसबॉल कैप पहनी है। जैसे ही वह भीड़ भरी एस्केलेटर पर उस सिविलियन के पास से गुजरता है, वह सुपर ह्यूमन स्पीड से टोपी छीन लेता है। आदमी को हैरान छोड़ देता है जब वह अपना पीछे हटना जारी रखता है। लिम कांग फिर एक पब्लिक रेस्टरूम में घुस जाता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी करने के लिए। वह एक पल के लिए अपनी परछाई देखता है, अपनी केचप मैन फैन शर्ट पर ध्यान देता है। इससे पहले कि वह अपने आम कपड़े उतारकर अपना शक्तिशाली शरीर दिखाए, चुराई हुई कैप से एक स्टिकर हटाने के बाद और अपना मास्क ठीक करने के बाद हमारा हीरो चलने के लिए तैयार है। जब यह तैयारी हो रही होती है, फ्लाइट केसी 7744 जिसमें मशहूर मैट डियोन है, इंचॉन में अपनी आखिरी उतराई शुरू करता है। कैबिन में माहौल हल्का है जब तक पायलट्स को रनवे पर सीधा उनके रास्ते में खड़ा एक बहुत बड़ा नीली चमड़ी वाला इंसान नुमा चीज नहीं दिखता, इससे पहले कि फ्लाइट क्रू प्लेन को वापस हवा में खींच पाए। मॉन्स्टर इतनी ताकत से जमीन से उछलता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वह जानवर हवा में ही प्लेन के इंजन और पंख से टकराता है, जिससे एक तेज धमाका होता है जो प्लेन को रनवे पर एक डरावनी फिसल में भेज देता है। इस हादसे से यात्री, जिसमें एक घायल मैट डियोन और उसकी मैनेजर भी शामिल हैं, धुएं से भरी कैबिन में फंस जाते हैं। क्योंकि प्लेन अब एक जगह रुका हुआ निशाना है, वह इंसान नुमा चीज काम खत्म करने के लिए मलबे के पास आता है। वह अपनी असली ताकत दिखाता है, एक पास के फोर्कलिफ्ट को आसानी से कुचलकर, इससे पहले कि वह उस भारी मशीन को अपने सर के ऊपर उठाकर कॉकपिट पर फेंके। जैसे ही वह धातु का टुकड़ा बचने वालों को कुचलने वाला होता है, हमारा हीरो बीच में आता है, प्लेन की छत से कूदते हुए। लिम कांग एक तेज किक मारता है जो फोर्कलिफ्ट को टुकड़ों के बादल में तोड़ देता है। हमारा हीरो मजबूती से एस्फॉल्ट पर उतरता है, डरे हुए यात्रियों और मॉन्स्टर के बीच खड़ा हो जाता है। नीली इंसान नुमा चीज साफ तौर पर हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका आसान शिकार अब सफेद टोपी वाले सुपर ह्यूमन द्वारा बचाया जा रहा है। लिम कांग इंचन एयरपोर्ट के रनवे पर अपनी जगह पर खड़ा है। उसकी ध्यान वाली एक्सप्रेशन मास्क के पीछे से भी दिख रही है। जैसे ही टूटे हुए फोर्कलिफ्ट की धूल उसके आसपास बैठती है, टूटे हुए प्लेन के अंदर एक खून से सना यात्री हैरानी से देखता है। तुरंत हमारे हीरो को मशहूर सफेद टोपी वाले सुपर ह्यूमन के रूप में पहचान लेता है। नीली चमड़ी वाला मॉन्स्टर एक बहरी दहाड़ निकालता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि उसे जानवर के गुस्से का जवाब देने के लिए कुछ फेंकने के लिए चाहिए था। उसने हाथ बढ़ाया और फोर्कलिफ्ट के मलबे को पकड़ लिया। एक हाथ से ही उस भारी मशीन को आराम से उठा लेता है। हमारा हीरो बहुत ताकत से फोर्कलिफ्ट को उस मॉन्स्टर पर फेंकता है। जानवर उस उड़ती हुई मशीन से हैरान हो जाता है, लेकिन वह हवा में उछल जाता है। ठीक तभी जब फोर्कलिफ्ट जमीन पर टकराकर टूट जाती है और बहुत सारा कचरा उड़ता है, मॉन्स्टर लाल आंखों के साथ धुएं में से नीचे आता है। लिम कांग उससे मिलने के लिए ऊपर की तरफ उछलता है। वह जानवर के बीच वाले हिस्से पर घुटने से एक बहुत तेज वार करता है और तुरंत ही ऊपर से एक पंच मारता है जो मॉन्स्टर के सर पर लगता है और उसे वापस रनवे पर नीचे फेंक देता है। टक्कर से कंक्रीट में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। हमारा हीरो नीचे आता है और उड़ती हुई धूल के पास जाता है।
उसे लड़ाई का एहसास अजीब लगता है। जानवर को अपनी पूरी ताकत से मारने के बाद भी उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ठोस शरीर की बजाय नरम मिट्टी को मार रहा हो। उसका यह सोचना उसके ईयरपीस में आई स्टैटिक से रुक जाता है जब जूरी को आखिर सिग्नल मिल जाता है। जूरी बताता है कि उसने एयरपोर्ट गेट के पास एक छोटा सा कमांड सेंटर बनाया है और वह कंट्रोल टावर के कैमरास को हैक कर रहा है ताकि लड़ाई को देख सके, खासकर इसलिए क्योंकि लिम कांग बिना अपने एक्शन कैमरा हैट या शर्ट के ही निकल गया था। हमारा हीरो जूरी को सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी देता है, लेकिन वह अपने साथी को अकेला छोड़ने से मना कर देता है। इस छोटी सी ध्यान भटकने की वजह से मॉन्स्टर लिम कांग को सर पर एक तेज वार से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर घसीटता हुआ ले जाता है। खुशकिस्मती से हमारा हीरो तुरंत ठीक हो जाता है। मॉन्स्टर का अगला पंच पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। एक पास की टर्मिनल बिल्डिंग में वह जानवर के पीछे अंदर जाता है तो देखता है कि मॉन्स्टर का चेहरा सूज रहा है और बिगड़ रहा है। अचानक मॉन्स्टर एक गाढ़ा स्याही जैसा पदार्थ थूकता है जो पूरे इलाके को ढक लेता है। इस अंधेरे बादल की वजह से हमारा हीरो एक तेज वार को रोकने पर मजबूर हो जाता है जो अंधेरे में से आता है। वह मॉन्स्टर के सूजे हुए चेहरे पर एक जवाबी पंच मारता है और देखता है कि जानवर की चमड़ी उसके मुट्ठी के नीचे पानी की तरह हिल रही है। जब मॉन्स्टर पीछे हटता है और घुर्राना शुरू करता है, जूरी एक हैरान करने वाली खबर के साथ वापस चेक करता है। वह कंट्रोल टावर फीड जो वह इस्तेमाल कर रहा है वह अभी एक न्यूज नेटवर्क के साथ शेयर की जा रही है। मतलब हमारा हीरो पूरी दुनिया को लाइव दिखाया जा रहा है। जब लिम कांग अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि जूरी खतरे वाले इलाके से भागा क्यों नहीं, जूरी उसे पक्के तौर पर याद दिलाता है कि वह टीम का हिस्सा है और भागने से मना कर देता है। हमारा हीरो उसकी वफादारी को मानता है, लेकिन जल्दी से अपना ध्यान वापस सामने वाले खतरे पर ले आता है। वह जानवर को एक चीखने वाले ऑक्टोपस जैसे जीव के रूप में बताता है जिसकी हालत समझना मुश्किल है। ठीक तभी जब लिम कांग एयरपोर्ट पर नीले जीव के साथ अपनी लड़ाई में लग जाता है, हालत एक अकेली लड़ाई से एक पूरे टैक्टिकल डर में बदल जाती है क्योंकि हमारा हीरो अपने सामने वाले खतरे पर ध्यान दे रहा होता है। वह शुरू में हैरान हो जाता है जब मॉन्स्टर का शरीर अजीब तरह से फूलने और सूजने लगता है। यह शरीर में बदलाव सिर्फ शुरुआत है। अचानक दर्जनों भारी अंडे के आकार की पॉड्स आसमान से बरसती हैं, रनवे पर जोर से टकराती है और टर्मिनल की छतों पर तेज ताकत से। इन पॉड्स के आने से सबके लिए खतरा बढ़ जाता है। अंधेरे कमांड सेंटर के अंदर सेंट पर्ल और टीम हैरानी से ब्रॉडकास्ट देखते हैं, यह समझते हुए कि व्हाइट कैप हीरो अब एक अजीब कई मोर्चों वाली जंग का सामना कर रहा है क्योंकि खतरे का पैमाना इतनी तेजी से बढ़ गया है। बेन तो यह भी सोचता है कि क्या अब हमारे हीरो को अपनी ऑफिशियल टीम में शामिल करने का वक्त आ गया है, ये सोचकर कि क्या कोई अकेला आदमी इस सबको संभाल सकता है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब अंडे फटने लगते हैं और छोटे पंजे वाले इंसान जैसे जीव निकलते हैं जो तुरंत इलाके में फैल जाते हैं। टर्मिनल के अंदर जूरी एक मुश्किल हालत में फंस जाता है क्योंकि एक अंडे ने उसका टैबलेट तोड़ दिया और ईयरपीस को नुकसान पहुंचाया। जूरी का हमारे हीरो से तकनीकी लिंक टूट जाता है। जब वह धुएं और मलबे में से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, उसे एक घूमते हुए हैचलिंग से बचने के लिए रेलिंग पर से कूदना पड़ता है। उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है क्योंकि उसके पास स्मोक स्क्रीन जैसे बचाव के साधन खत्म हो रहे हैं। बाहर टारमैक पर मुख्य लड़ाई एक भयानक मोड़ लेती है। बड़े नीले मॉन्स्टर की पीठ फट जाती है और एक दूसरा लाल कई हाथ पैर वाला जीव एक पैरासाइट की तरह होस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। अपने रेडियो की स्टैटिक में से जूरी की घबराहट को महसूस करते हुए लिम कांग फैसला करता है कि उसे पहले अपने दोस्त को बचाना होगा, लेकिन मॉन्स्टर्स का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। जब हमारा हीरो टर्मिनल की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है तो नीला बड़ा मॉन्स्टर उस पर झपटता है। हालांकि हमारा हीरो उस जीव को पंच मारकर दूर कर देता है। लाल इंसान जैसा जीव उसे हवा में ही बहुत तेज रफ्तार से रोक लेता है, उसे कंक्रीट पर पटक देता है और एक बड़े गड्ढे में फंसा देता है। अंदर वापस ज्यूरी खुद को घेरा हुआ पाता है। अपने डर के बावजूद वह एक सिविलियन औरत को डर से जमी हुई देखता है और समझता है कि वह सिर्फ खुद को नहीं बचा सकता। यह समझते हुए कि हैचलिंग उस अनजान आदमी को मारने वाला है, ज्यूरी हिम्मत से कवर से बाहर निकलता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से जानवर पर वार करता है। बदकिस्मती से ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वह ज्यूरी का पैर पकड़ लेता है और उसे हड्डी तोड़ने वाली ताकत से दीवार पर फेंक देता है। जब ज्यूरी जमीन पर खून बहता हुआ पड़ा होता है तो उसे एक पल की समझ आती है। मॉन्स्टर की परछाई को देखते हुए वह लिम कांग के बारे में सोचता है और समझता है कि वह कितना अकेला रहा होगा इतने समय तक इन डरावनी चीजों से खुद लड़ते हुए। ठीक तभी जब जीव अपना मुंह खोलता है आखिरी वार करने के लिए, एक अचानक की दखलंदाजी उसे बचा लेती है। एक कॉम्बैट बूट जमीन पर जोर से लगती है और काले टैक्टिकल कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है जो हैचलिंग को तुरंत धकेल देता है। यह नया आदमी बी है, बायोनिक आंख वाला खास स्नाइपर। क्योंकि उसकी यूनिट मदद के लिए आ गई है, लड़ाई का रुख बदलने लगता है। बी तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है, सभी यूनिट्स को छोटे हैचलिंग्स पर ध्यान देने का हुक्म देता है ताकि वह व्हाइट कैप हीरो को मुख्य लड़ाई खत्म करने के लिए जरूरी मदद दे सकें। पास में ज्यूरी जख्मी और हांफता हुआ दीवार के सहारे पड़ा है, जबकि एक शिकारी हैचलिंग उसके ऊपर मंडरा रहा है। खतरा देखकर बी अपनी असली ताकत दिखाने की तैयारी करता है। वह एक सुरक्षित स्लीव खोलता है ताकि एक हाईटेक मैकेनिकल बाजू को दिखा सके जो जानलेवा इरादे से घूमने लगता है। यह एडवांस्ड प्रोस्थेटिक एक तेज मॉडिफिकेशन सर्जरी का नतीजा था। अपनी ठीक होने के दौरान एक साइंटिस्ट ने बताया था कि उसकी बाजू कैसर रेल को रखने के लिए बनाई गई थी। एक ऐसा हथियार जिसकी तबाहकुन ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उससे बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। इस पावर की समस्या को एक यंग जीनियस ने हल किया था जो हाल ही में ISSTF की अमेरिकन ब्रांच में शामिल हुई थी। उसने नाटम कैप्सूल बनाया, एक चमकती नीली एनर्जी की शीशी जो हथियार की बैटरी का काम करती है। इस जबरदस्त तरक्की के बावजूद यह टेक्नोलॉजी अस्थिर है। असल में हमारा सिपाही एक ऐसे हथियार के लिए इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट है जो हर चार्ज पर सिर्फ 2 मिनट चलता है। वापस अभी के समय में एक हैचलिंग बेचारे ज्यूरी पर झपटने की तैयारी करता है। इसका जवाब देने के लिए सिपाही अपने टैक्टिकल कुत्ते को बुलाता है, एक लैब्राडोर जिसका नाम सी है, जो एनर्जी सप्लाईज से भरी वेस्ट पहने हुए मलबे में से दौड़ता है। बी कुत्ते की वेस्ट से एक नेटम कैप्सूल निकालता है और उसे अपनी बाजू में घुसा देता है। एनर्जी का अचानक बढ़ना इतना तेज होता है कि वह दर्द से चीख उठता है।
लेकिन यह ताकत उसे एक बहुत बड़ा धमाकेदार पंच मारने की इजाजत देती है जो मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है। जबकि टर्मिनल में लड़ाई तेज होती जा रही है। रनवे पर हालत खून खराबे में बदल गई है। इंसान जैसे जीव अभी क्रैश हुए हवाई जहाज के फ्यूसलाज को चीर रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर के यात्री पूरी तरह से घबराहट में आ जाते हैं। रोज, एक्टर मैट डियोन का मैनेजर, सेहतमंद आदमियों को हथियार ढूंढने और लड़ने के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपील का जवाब एक डरे हुए यात्री के गुस्से वाले आउटबर्स्ट से मिलता है। यह आदमी चीखता है कि एक ऐसे जीव से लड़ना जो गोलियों से नहीं मरता एक खुदकुशी मिशन है, और सेलिब्रिटीज पर इल्जाम लगाता है कि वह अपने टीवी शोज और जानलेवा हकीकत में फर्क नहीं कर सकते। यह बहस तब रुक जाती है जब हवाई जहाज का दरवाजा अंदर की तरफ टूट जाता है और एक मॉन्स्टर कैबिन में घुस जाता है। डरा हुआ आदमी तुरंत अपने उसूल छोड़ देता है, एक औरत को धकेलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। टर्मिनल में बी अपनी मुश्किल बचाव जारी रखता है, अपनी बायोनिक आंख का इस्तेमाल करके घूमते हुए हैचलिंग्स को ट्रैक करता है। वह कैसर रेल से एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन वह जल्दी ही समझ जाता है कि यह एक्सपेरिमेंटल हथियार भी इन जीवों को एक बार में नहीं मार सकता। वह नतीजा निकालता है कि असरदार होने के लिए उसे एक ही जगह पर 2 बार निशाना लगाना होगा, मतलब बड़े जीव से सामना होने पर उसके बचने का कोई मौका नहीं है। जब उसके सेंसर्स और भी मॉन्स्टर्स के आने का पता लगाते हैं, वह अपनी बची हुई सप्लाईज चेक करता है और समझता है कि उसके पास सिर्फ एक कैप्सूल बचा है। इन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए सिपाही को एक उदासी का एहसास होने लगता है। उसे डर लगता है कि यह मिशन उसका आखिरी होगा। क्रैश हुए हवाई जहाज के मलबे के अंदर डर भरी खामोशी तब टूटती है जब एक बहुत भारी सफेद मुट्ठी मेटल की बॉडी को चीरकर अंदर आती है। टक्कर की जबरदस्त ताकत की वजह से फ्यूजलाज टूट जाता है। धुएं के अंदर खड़ी एक गहरी परछाई के लिए एक टूटी हुई एग्जिट पॉइंट बन जाती है। यह फिगर एक्टर मैट डियोन का निकलती है, जो अपने पूरे केचप मैन कॉस्ट्यूम में है और एक खतरनाक तेजी से चमक रहा है जो डरे हुए यात्रियों को हैरान कर देता है। मैट डियोन ने बिना देर किए एक इंसान जैसे जीव को हवाई जहाज से इतनी तेज वार से बाहर फेंक दिया कि वह जीव एयरपोर्ट रनवे पर जाकर गिरता है। कैबिन के अंदर खतरा अभी भी ज्यादा है जब एक महिला यात्री घबराहट में एक दूसरे मॉन्स्टर की तरफ इशारा करती है जो आयल में घूम रहा है। खुशकिस्मती से मैट डियोन उस जीव के ऊपर आ जाता है इससे पहले कि वह सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सके। मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह एक बहुत बदतमीज जानवर है जो एक औरत को डरा रहा है। मैट फिर जानवर को उसके सर के ऊपर से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां हड्डी तोड़ने वाली ताकत से उसकी खोपड़ी में घुस जाती है। ताकत का यह नजारा देखकर यात्री हैरान रह जाते हैं, यह सोचकर कि क्या उनका पसंदीदा टीवी स्टार हमेशा से ही एक सुपर ह्यूमन था। यह राज खुलना खासकर मैट के मैनेजर रोज के लिए हैरान करने वाला है, जो एक पिछली बहस को याद करता है जहां एक यात्री ने उनका मजाक उड़ाया था कि वह फिक्शन और रियलिटी में फर्क नहीं जानते। अब सच्चाई देखकर रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैट डायोन अपने दोस्त की तरफ एक पक्के इरादे वाले चेहरे से देखता है, यह मानते हुए कि एक एक्टर के रूप में उसका करियर शायद खत्म हो गया है क्योंकि उसने आखिरकार अपनी गुप्त पहचान जाहिर कर दी है। वह एक दिल से अलविदा कहता है, रोज को उनके साथ बिताए समय के लिए शुक्रिया कहता है, इससे पहले कि उसे ऑफिशियली निकाल दे ताकि मैनेजर आगे की खतरनाक लड़ाई से न जुड़ा रहे। अपनी पुरानी जिंदगी से रिश्ते तोड़कर मैट हवाई जहाज से बाहर निकलकर रनवे पर उछलता है। इतनी ताकत से नीचे आता है कि कंक्रीट में दरार पड़ जाती है। वह इंसान जैसे जीवों के बचे हुए हिस्सों के बीच खड़ा है, आराम से मजाक करते हुए कि जमीन पर जो लाल पदार्थ है वह सिर्फ केचप है। अपनी बहादुरी के बावजूद मैट नाराज लगता है कि उसे मूड में आने के लिए अपना ओपनिंग थीम सॉन्ग खुद गाना पड़ रहा है। जब एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला करता है, वह बिना अपनी चाल तोड़े एक आसान बैकहैंड वार से उसका सर उड़ा देता है। मैट का ध्यान फिर टर्मिनल की तरफ जाता है जहां वह बड़े मदर एंटिटी को देखता है जो इस गड़बड़ की वजह है। वह ऐलान करता है कि वह खतरों पर आसान नहीं होगा और मॉन्स्टर्स को खत्म करने का वादा करता है। यह बहादुरी भरा कदम लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे बेन और जेम्स जैसे ग्लोबल ऑफिशियल्स पूरे शॉक में रह जाते हैं। यहाँ तक कि सेंट पर्ल भी हैरान है। वह मैट डियोन से पिछले प्रमोशनल इवेंट्स में मिलने को याद करती है और कभी नहीं सोचा था कि यह आइडल एक ऐसा साथी था जिसके पास छुपी हुई बहुत ज्यादा ताकत थी। जबकि दुनिया रनवे को देख रही है, टर्मिनल के अंदर की लड़ाई एक मुश्किल अंजाम तक पहुंचती है। खास स्नाइपर बी अपनी मैकेनिकल बाजू का इस्तेमाल करके एक इंसान जैसे जीव के सर में आखिरी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी प्रोजेक्टाइल फायर करता है। क्योंकि निशाना सही लगा था, जीव गिर जाता है और सिपाही पूरी थकान में एक घुटने पर बैठ जाता है। बदकिस्मती से जीत थोड़ी देर की होती है जब उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर अभी भी हिल रहा है। एक और रेलगन शॉट के लिए एनर्जी न होने की वजह से बी अपने टैक्टिकल कुत्ते सी को एक जहरीला खंजर लाने के लिए बुलाता है। खास स्नाइपर बी अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेल दिया जाता है। क्योंकि हालत इतनी मुश्किल है, वह एक बेरहम क्लोज क्वार्टर्स हमले का सहारा लेता है। अपने खंजर से एक नीले हैचलिंग को बार बार घोंपता है। अपनी चोटों से खून खांसने के बावजूद उसका गुस्सा और दर्द उसे हमला जारी रखने पर मजबूर करता है जब तक जीव को बेअसर न कर दिया जाए। उसके बाद बी पूरी तरह थककर मॉन्स्टर के बचे हुए शरीर पर गिर जाता है। पास में उसका टैक्टिकल कुत्ता सी दूसरों को बताने के लिए भौंकता है, जबकि घायल जू री फर्श पर बेजान पड़ा है। वह इस मुश्किल लड़ाई के बाद का हाल देख रहा है। बाहर रनवे पर ध्यान एक बहुत बड़े लाल कई हाथ पैर वाले इनह्यूमन पर जाता है जो मलबे के बीच खड़ा है। मैट डियोन अभी भी अपने केचप मैन के कॉस्ट्यूम में उस जानवर से लड़ने की तैयारी करता है। मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह इस जानवर को ऑक्टोपस साशिमी बना देगा। लेकिन मैट रुक जाता है जब दूर एक बड़े टक्कर की जगह पर उसकी नजर पड़ती है। उसे समझ आता है कि लिम कांग को पहले एक बहुत तेज चोट लगी होगी, लेकिन उसकी चिंता ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि एक ताकतवर शख्स गहरे गड्ढे से उठना शुरू करता है। हमारा हीरो मलबे से बाहर निकलता है, बिना शर्ट के और उसकी मांसपेशियां कसी हुई हैं। पहले से ज्यादा ध्यान और गुस्से में दिख रहा है। ताकत का यह अचानक बढ़ना एयरपोर्ट से बहुत दूर तक महसूस होता है। उनकी छुपी हुई जगह पर
नानगी और डैन यांग बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं। डैन यांग परेशान है जिस तरह हवा स्क्रीन के आसपास बिगड़ रही है। सोच रही है कि क्या हीरो कोई खास प्रेशर वाली स्किल यूज कर रहा है। नानगी बुरी हंसी के साथ देखते हुए समझाता है कि यह कोई टेक्निक या खास ताकत नहीं है, बल्कि यह व्हाइट कैप की शुद्ध और जबरदस्त एनर्जी है। ये स्पिरिट इतनी घनी है कि यह आसपास के समय और जगह को सच में घुटने लगा रही है, एक अजीब सा तनाव वाला माहौल बना रही है। नानजी को शक है कि हमारा लड़का शायद बेहोशी की हालत में लड़ रहा है, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी फितरत से। वापस एयरपोर्ट पर वह लाल इनह्यूमन लिमकांग पर एक बेचैन पंच के साथ झपटता है। हमारा हीरो बिल्कुल शांत रहता है आखिरी मिलीसेकंड तक। तब वह इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि उसके पलटवार धुंधले हो जाते हैं। एक ही सेकंड में मॉन्स्टर को उसके शरीर पर 7 बार चोट लगती है, उसकी पसलियों से लेकर घुटनों तक। हमारा हीरो इस टक्कर को खत्म करता है जानवर के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारकर, जिससे वह जानवर बहुत ज्यादा खून बहाने लगता है। मैट डियोन हैरानी से देखता है। उसे समझ आता है कि व्हाइट कैप की ताकत और रफ्तार को पकड़ना लगभग नामुमकिन है, उसकी अपनी ताकत के आदमी के लिए भी। मॉन्स्टर आखिरी बार पलटवार करने की कोशिश करता है, अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके हमारे लड़के को कस के पकड़ने के लिए। ये एक गलती साबित होती है क्योंकि लिमकांग अचानक से कच्ची ताकत का एक झटका देता है, जिससे टेंटेकल्स टुकड़े टुकड़े होकर फट जाते हैं और वह इनह्यूमन फुटपाथ पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है। ताकत में इतना बड़ा फर्क देखकर मैट डियोन समझ जाता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और पास आने लगता है। लेकिन जीत में रुकावट आती है एक नई डरावनी आवाज से जो रनवे पर गूंजती है। एक पीला लंबे बालों वाला शख्स चोगा पहने हुए दिखाई देता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा ब्लॉब जैसा इनह्यूमन भी है। ये नया आया हुआ हीरो से कहता है कि मॉन्स्टर को जाने दो, साफ बताता है कि यह कोई गुजारिश नहीं बल्कि एक हुक्म है। मैट डियोन हैरत से जम सा जाता है क्योंकि लाल चोगे वाले बड़े शख्स ने अभी बात की है। यह एक डरावनी बात है क्योंकि जबकि वह जानवर साफ तौर पर एक इनह्यूमन है, मैट उसकी मौजूदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा। जब वह समझने की कोशिश करता है कि वह किस तरह के मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, लिमकांग अपने मास्क के पीछे ध्यान और तैयार रहता है। भले ही सफेद बालों वाला नया आया हुआ उनकी परेशानी का मजाक उड़ाता है, इनह्यूमन पूरी नफरत से बोलता है। हीरोज को ज्ञान देता है कि इंसान कितने घमंडी हैं उन लोगों से डरने के लिए जिन्हें वह कमजोर समझते हैं। इस नए खतरे की ताकत तुरंत दिखाई जाती है जब वह आराम से घायल लाल मॉन्स्टर को हवा में खींचता है, एक अदृश्य ताकत से। टेलीकिनेटिक ताकत के इस प्रदर्शन की वजह से हमारे लड़के और मैट डियोन को देखना पड़ता है जबकि बोलने वाला अपना ज्ञान देता रहता है। ऊपर उनकी ऊंची जगह पर डैन यांग डर से भर जाती है। उसे समझ आता है कि यह मॉन्स्टर सिर्फ बोल नहीं रहा, ये कपड़े पहने हुए है और ऊंची ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। आमतौर पर घमंडी नानगी की हंसी भी गायब हो गई है, उसकी जगह एक गंभीर चेहरा आ गया है। वह मानता है कि इस कपड़े पहने वाले से निकलने वाली एनर्जी इतनी खतरनाक है कि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। डर कर कि रनवे पर 2 हीरोज का कत्ल होने वाला है, नानगी न चाहते हुए भी डैन यांग को बीच में आने की तैयारी करने का हुक्म देता है। वापस टारमेक पर सफेद बालों वाला इनह्यूमन टूटे हुए लाल जानवर के ऊपर झुकता है और पूछता है कि क्या उसे वह याद है। मैट डायोन पसीने में डूबा हुआ इस बातचीत को देखता है, ध्यान देता है कि यह दुश्मन एक आम इंसान से 3 गुना बड़ा है और उन बेअकल शिकारियों से बहुत ऊपर के लेवल पर काम करता है जिनसे वह पहले लड़ा है। जब लाल मॉन्स्टर सिर्फ एक टूटी हुई दहाड़ के साथ जवाब देता है, नया आया हुआ अपना सब्र खो देता है। भले ही उसने कहा था कि उसे अब और कत्ल न करने को कहा गया है, वह जानवर की नाफरमानी से गुस्से में आ जाता है। जुल्म का एक घिनौना नजारा दिखाते हुए वह सीधा मॉन्स्टर के गले में पंच मारता है, जिससे खून रनवे पर फैल जाता है। वह ऐलान करता है कि इस जानवर को लड़ने का हक नहीं है और बचे हुए हिस्से को अपने हवा में तैरते हुए साथी की तरफ फेंक देता है। एक ब्लॉब जैसा शख्स जिसे वैनिशर कहते हैं, जो पूरे शरीर को निगल जाता है। कत्ल के बाद सफेद बालों वाला इनह्यूमन अपनी डरावनी नजर सीधी हमारे हीरो की तरफ करता है, वादा करता है कि वह हर उस चीज को ठीक कर देगा जिसे वह घमंडी समझता है। इस धमकी की वजह से हमारा लड़का आगे की तरफ झपटता है, एक अचानक तेज रफ्तार में। यह लापरवाह हरकत देखकर मैट डियोन घबराहट में चिल्लाता है और उसे रोकने के लिए दौड़ता है। वह इनह्यूमन और लिमकांग के बीच में खुद को फेंक देता है, ऐसी अनजान ताकत के खिलाफ एक जल्दबाजी वाले हमले को रोकने के लिए बेचैन है। लेकिन मैट को समझ आता है कि कुछ बहुत गलत है। हमारा हीरो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वह असल में बेहोशी की हालत में लड़ रहा है। दोनों हीरोज सिर्फ ताकत की एक जबरदस्त लड़ाई में उलझ जाते हैं। उनकी टक्कर से ऐसे झटके पैदा होते हैं जो उनके नीचे की कंक्रीट को तोड़ देते हैं। मैट डियोन लिमकांग की मुट्ठी के भारी दबाव के खिलाफ जोर लगाता है, गुस्से में है कि उसे अपने ही साथी से लड़ना पड़ रहा है जबकि एक मॉन्स्टर बगल से देख रहा है। यह समझकर कि न तो इनह्यूमंस और न ही उसका बेहोश साथी पीछे हटेंगे, मैट डियोन आखिर में टूट जाता है। वह एक तेज बैंगनी रोशनी से चमकने लगता है, ऐलान करता है कि वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देगा। वह मास्क्ड हीरो के सीधे चेहरे पर वार करता है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल शॉकवेव बनाता है जो एयरपोर्ट पर गूंजती है। नतीजे के तौर पर हमारा हीरो एक गोली की तरह पीछे की तरफ उछल जाता है, एक टर्मिनल बिल्डिंग के कांच और स्टील को तोड़ता हुआ। आखिर में सैकड़ों फीट दूर जाकर रुकता है। अंदर के तुरंत खतरे को खत्म करने के बाद मैट डियोन अपना ध्यान वापस असली दुश्मन की तरफ करता है। वह अपनी पीठ मोड़कर खड़ा है, उसके शरीर से बैंगनी एनर्जी और सितारों जैसी धूल निकल रही है। वह मानता है कि उसे अपनी असली ताकत का इतना इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया है। वह सफेद बालों वाले इनह्यूमन पैन से आंखें मिलाता है, जो इस बातचीत को ठंडी और सोच समझकर देख रहा था। पैन ध्यान देता है कि मैट अब अपनी ताकत दोनों हाथों में लगा रहा है, ध्यान का ऐसा लेवल जो मॉन्स्टर को हैरान करता है, लेकिन मैट के घमंडी रवैये को नजरअंदाज भी करता है। उनके बीच का तनाव एनर्जी का एक बहुत बड़ा खड़ा धमाका करता है जो रनवे की कंक्रीट को तोड़ देता है और फुटपाथ के टुकड़ों को हवा में उछाल देता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे पर वार कर पाते, एक रहस्यमयी आवाज मोरेल नाम पुकारते हुए अंधेरे से गूंजती है। इस हुक्म से पैन का चेहरा तुरंत आज्ञाकारी हो जाता है। अपने निशानों को पीछे हटने की तैयारी करते देखकर मैट डियोन रोशनी की तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है आखिरी वार करने के लिए।
बदकिस्मती से पैन के पैरों के नीचे अचानक एक मुश्किल जियोमेट्रिक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। मैट को परेशानी में देखना पड़ता है जब टेलीपोर्टेशन शुरू होता है। पैन का ब्लॉब जैसा साथी वैनिशर हवा में उठने लगता है और एक बहुत बड़े पारदर्शी पोर्टल में फैल जाता है जो जेलीफिश जैसा दिखता है। जब पैन टील एनर्जी के बीच में ऊपर तैरता है, वह नीचे मैट को एक डरावनी दांत दिखाती हंसी देता है। वह मानता है कि वह उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसने उनकी ताकत को कम समझा था। पुराने आसमान से पूरी तरह गायब होने से पहले पैन उन्हें एक आखिरी बुरी धमकी देता है। अगली बार जब वह मिलेंगे सब मर जाएंगे। पोर्टल रोशनी के एक ही बिंदु में सिमट जाता है, टूटे हुए एयरपोर्ट को एक गहरी खामोशी में छोड़कर। कहानी फिर अभी की गड़बड़ से हटकर समुद्र की गहरी अंधेरी गहराइयों में चली जाती है, जहां सफेद बालों वाला पैन बेहोशी की हालत में पानी में तैर रहा है। कहानी फिर अक्टूबर 2012 पर जाती है। हाईटेक रोशनी अंधेरे को चीरती है जब ड्रू हिल MKT-2 नाम का एक डूबने वाला वाहन गहराई में नीचे जाना शुरू करता है। कॉकपिट के अंदर क्रू आराम से कैचअप मैन ड्रामा के प्रीमियर पर बात कर रहा है, जिसमें मैट डियोन काम कर रहा था, इस बात से अनजान कि वह एक ऐतिहासिक खोज करने वाले हैं। जब वह 340 मीटर के निशान को पार करते हैं, चीफ इंजीनियर खोज की फितरत पर सोचता है। कहता है कि असली मतलब सिर्फ नतीजे में नहीं बल्कि प्रक्रिया और सोच में है। यह सोचने वाला माहौल टूट जाता है जब रेडार पर एक लाल अलर्ट चमकता है। असिस्टेंट बताता है कि समुद्र की गहराइयों से एक रिफ्लेक्टिव वेव आ रही है जो बताती है कि वह जमीन के पास आ रहे हैं। क्योंकि सोनार अजीब तरह से काम कर रहा है, चीफ इंजीनियर रोशनी को पूरी तरह बढ़ाने का हुक्म देता है। नतीजे में फ्लडलाइट्स दिखाती हैं डूबे हुए हवाई जहाजों, युद्ध जहाजों और नए मलबे का एक डरावना कब्रिस्तान जो समुद्र के नीचे बिखरा हुआ है। हैरानी की बात है, टेक्नीशियन ध्यान देता है कि सोनार की वापसी की वैल्यू बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उसकी सिर्फ एक 9वां हिस्सा। इससे चीफ इंजीनियर को एक हैरान करने वाली बात समझ आती है। आवाज की लहरें वापस नहीं आ रही हैं क्योंकि जमीन उन्हें या तो सोख रही है या उन्हें गुजरने दे रही है। एक तेज वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर चीफ क्रू को पंचिंग ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म देता है, जमीन को उसके सबसे नरम हिस्से से छेदने के लिए। जबकि क्रू हैरानी से देखता है, सबमरीन की रोशनी समुद्र के नीचे दबी हुई एक बहुत बड़ी धातु की बनावट को रोशन करती है। यह एक बड़े पुराने दरवाजे जैसा दिखता है, जिससे चीफ इंजीनियर को लगता है कि उन्होंने आखिरकार लेजेंडरी पेंडोरास बॉक्स ढूंढ लिया है। इंचन एयरपोर्ट के संकट के बाद सुधरने का काम अभी भी चल रहा है क्योंकि शहर रिकॉर्ड तोड़ नुकसान से निपट रहा है। भले ही एयरपोर्ट 4 डरावने घंटों के लिए जंग का मैदान बन गया था, खबरें बताती हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। सरकार द्वारा ISSTF को जल्दी भेजने की वजह से और 2 ताकतवर लोगों के अचानक बीच में आने की वजह से जनता अभी हैरानी में है यह जानकर कि मैट डियोन अनयील्डिंग कैचअप मैन सीरीज का स्टार असल में एक सच्चा सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उसकी टैलेंट एजेंसी ने कहा था कि उन्हें उसकी ताकतों के बारे में नहीं पता था। पूरी दुनिया का ध्यान अब उसके अगले कदम पर है जब वह अपने देश वापस लौट रहा है। पास के एक हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड स्नाइपर भी हड़बड़ाकर जाग जाता है। अपनी चोटों की वजह से अभी भी परेशान है। उसका चीफ तुरंत उसके पास है, उसे शांत रहने पर मजबूर करता है क्योंकि वह हिलने के लिए बहुत कमजोर है। जब बी अपने टैक्टिकल कुत्ते सी के बारे में पूछता है, चीफ फर्श की तरफ इशारा करता है जहां वह जानवर गहरी नींद में सिमटा हुआ है। खुशकिस्मती से सी को सिर्फ हल्की खरोंचें आई हैं, भले ही वह आखिर में थककर गिर गया अपने साथी का साथ छोड़ने से मना करने के बाद। चीफ घटना पर एक गंभीर अपडेट देता है, बताता है कि जबकि 50 लोग घायल हुए, 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 ISSTF के सदस्य भी थे जो हैच्ड मॉन्स्टर से लड़ते हुए मरे। वह बताता है कि बी भी मौत के करीब था, बहुत ज्यादा खून बहने और एक फटे हुए फेफड़े की वजह से जो उसके अपने मैकेनिकल सूट के उसके अंदर के अंगों में टूटने से हुआ था। हैरानी की बात है, बी सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि एक नौजवान सिविलियन ने थोड़ी अजीब लेकिन असरदार फर्स्ट एड दी, उसकी सांस की नलियों को ठीक करके और उसके धड़ को कपड़ों में लपेटकर। जब स्नाइपर पूछता है कि वह बच्चा कहाँ है, चीफ बताता है कि वह बच्चा भी गंभीर हालत में था और उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बी आखिर में सुकून से अपनी आंखें बंद करता है, शुक्रगुजार है कि वह दोनों जिंदा बच गए। इसी बीच जूरी अपने हॉस्पिटल के बेड पर हड़बड़ाकर जाग जाता है, धुंधली डरावनी यादों के बाद। वह हैरान हो जाता है जब लिमकांग को वहीं बैठा उसकी देखभाल करते हुए पाता है। क्योंकि जूरी पट्टी से ढका हुआ है और उसका हाथ स्लिंग में है, वह दर्द से कराह उठता है जब हमारा लड़का गलती से बेड को हिला देता है। जब शुरुआती परेशानी खत्म होती है, बातचीत लड़ाई की तरफ मुड़ जाती है। हमारा हीरो एक हैरान करने वाली संभावना को मानता है कि वह असल में एक इनह्यूमन के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गया होगा। वह बताता है कि जब वह जूरी को बचाने के लिए दौड़ रहा था, उसे हवा में ऑक्टोपस जैसे जानवर ने अचानक हमला कर दिया। यह बात कि मॉन्स्टर ने उसके सर पर इतनी ताकत से पैर रखा, लिमकांग को लड़ाई के बीच का कुछ याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि जब वह आखिर में एयरपोर्ट की छत पर जागा, उसने जूरी को एम्बुलेंस में डालते हुए देखा और उसकी सुरक्षा पक्की करने के लिए हॉस्पिटल तक उसके पीछे गया। जब वह हॉस्पिटल का टेलीविजन देखते हैं, खबरें नए उन्नत इनह्यूमन्स की तस्वीरें दिखाती हैं, जैसे पैन और ब्लॉब जैसा जानवर। एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि यह कपड़े पहने और बोलने वाले शख्स इंसानियत ने पहले जो कुछ भी देखा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिससे मॉन्स्टर्स की दूसरी या तीसरी लहर का दुनिया भर में डर फिर से जाग गया है, जिन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लिमकैंग गंभीरता से देखता है, ध्यान देता है कि आखिर में केचप मैन ने ही इन नए खतरों को भगाया था। हमारे लड़के के लिए अपने आइडल को एक सच्चे सुपर ह्यूमन के रूप में देखना एक गहरी समझ का पल है। ध्यान फिर अमेरिका में एक सरकारी सुविधा पर जाता है जहां एक गड़बड़ वाली सरकारी मीटिंग चल रही है। अलग अलग एजेंसीज एक दूसरे पर चिल्ला रही हैं, मशहूर एक्टर की पूछताछ पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हैं। तनाव टूट जाता है जब सेंट पर्ल झगड़ते हुए आदमियों को नजरअंदाज करती है और सीधे पूछताछ वाले कमरे में चली जाती है। वह मैट डियोन का एक गंभीर तेज नजर से स्वागत करती है, उनकी पिछली जान पहचान को मानते हुए। क्योंकि हालात इतने अनोखे हैं, आमतौर पर कॉन्फिडेंट मैट डियोन को भी यह मीटिंग अजीब लगती है, क्योंकि उसे उसकी ताकत के किसी को पूछताछ करने की उम्मीद नहीं थी। एक सुरक्षित पूछताछ वाले कमरे में सेंट पर्ल सरकारी नियमों को छोड़कर मशहूर एक्टर मैट डियोन का सामना करती है। क्योंकि उसे उसकी असली ताकत का पता है, वह साफ करती है कि उसे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई, लेकिन उसे उसकी नरम बेकार इमेज के बारे में जानने की जिज्ञासा है जो उसने दिखाई है।
केचप मैन की एक्टर वाली पहचान बदल गई है एक खुरदुरे बदमिजाज असलियत से। वह गुस्से से उसे कहता है कि वह बकवास के मूड में नहीं है और उससे उसका काम पूछता है। इस बातचीत को सरकारी अफसर करीब से देखते हैं, एक वन वे कांच के पीछे से, जबकि कुछ लोग पर्ल के इस अजीब रवैये से परेशान हैं। जेम्स उसके कामों का बचाव करता है। वह समझाता है कि क्योंकि मैट डियोन एक सुपर ह्यूमन है, सिर्फ पर्ल जैसा दूसरा सुपर ह्यूमन ही उसे सच में समझ और उससे बात कर सकता है। बातचीत एक गंभीर मोड़ लेती है जब मैट मानता है कि उसे अपनी पहचान छुपाने का कभी अफसोस नहीं हुआ और न ही दुनिया को बचाने की कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई। यह ईमानदारी सुनने वाले अफसरों को हैरान कर देती है और पर्ल को समझ आता है कि उसने उसके बारे में गलत सोचा था। जब वह जाने की तैयारी करती है, यह महसूस करते हुए कि मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, मैट उसे उसके मरे हुए साथी वित्रो का नाम लेकर रोकता है। इस बात से पर्ल से एनर्जी का एक तेज झटका निकलता है, कमरे की शांति को तोड़ते हुए, और पास रखे पानी के ग्लास को हिलाता है। वह उसे अगले शब्द ध्यान से चुनने की चेतावनी देती है, लेकिन मैट शांत रहता है। वह बताता है कि एयरपोर्ट की लड़ाई के दौरान उसने बड़े इनह्यूमन पैन से बात की थी और पता चला कि उस जानवर में बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता और एक बड़ा अहंकार था। मैट समझाता है कि भले ही उसने पहले भी इनह्यूमन से लड़ाई की है, ये नए खतरे बिल्कुल अलग लेवल के हैं, क्योंकि व्हाइट कैप हीरो बेहोशी की हालत में लड़ रहा था और इनह्यूमन्स आखिर में पीछे हट गए। हालात खत्म हो गए, लेकिन एक डरावना संदेश देने के बाद ही मैट पर्ल को बताता है कि इनह्यूमन्स ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने ऐसे बात की जैसे सभी सुपर ह्यूमन्स की मौत एक पक्की बात हो। जेम्स और दूसरे देखने वाले इस खुलासे से डर जाते हैं। मैट बताता है कि जबकि मॉन्स्टर्स पहले बिना किसी तरतीब के दिखाई देते थे, एक समझदार नेता की मौजूदगी बताती है कि वह अब एक तरतीब से चल रहे हैं। अगर यह मिलकर काम करने वाले इनह्यूमन्स दुनिया के बिखरे हुए सुपर ह्यूमन्स को सफलतापूर्वक खत्म कर देते हैं, तो इसका मतलब होगा धरती का पक्का अंत। खतरों को समझने के बावजूद मैट अपनी आजादी बनाए रखता है। जब पर्ल पूछती है कि क्या वह अब भी लड़ने से मना करता है, वह साफ करता है कि वह लड़ेगा, लेकिन उसका किसी टीम में शामिल होने या सरकारी स्केड्यूल पर चलने का कोई इरादा नहीं है। वह उसके ऊपर खड़ा होकर ऐलान करता है कि वह अकेला काम करना पसंद करता है और उसे कहता है कि उसे फिर से न ढूंढे। यह अकेलापन तब टूट जाता है जब बेन कमरे में झांकता है। मजाक में कहता है कि एक ऑफिशियल सुपर ह्यूमन होना एक मुश्किल काम है जिसके लिए एक मैनेजर चाहिए। मैट को बहुत बड़ा झटका लगता है जब बेन एक जानी पहचानी शक्ल से मिलवाता है। रोज, वह मैनेजर जिसे मैट ने पहले उसे बचाने के लिए निकाल दिया था, कमरे में आती है। जब अमेरिका के हीरोज खुद को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रशिया में एक बर्फ से ढके हुए कैथेड्रल पर चला जाता है। किरोलोव बड़े से मैक्सिम बाजिलोव को बर्फीली बंजर जमीन में रास्ता दिखाता है, लेकिन शाइलोव का मूड खराब है। वह उस मॉन्स्टर को गाली दे रहा है जिसका वह पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उसने उसे खाली पेट बर्फ में भटकने पर मजबूर किया है। जैसे ही वह कैथेड्रल के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा इनह्यूमन का पैरों का निशान मिलता है जो बर्फ में गड़ा हुआ है। भूख और गुस्से से भरा हुआ वह रशियन पावर हाउस बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। कसम खाता है कि जैसे ही उसे वह क्रीचर मिलेगा, वह उसे खत्म कर देगा। जब वह रात के भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, मैट डियोन अपनी मैनेजर रोज के साथ अपनी लंबी हिस्ट्री के बारे में सोचता है। उसे एक पुरानी याद आती है जब उन्होंने साथ में ड्रिंक्स पिए थे और अपनी दोस्ती सेलिब्रेट की थी और कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए वह हमेशा जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी एक्टर का लहजा बहुत ज्यादा सख्त है। वह रोज को साफ साफ बताता है कि उनका भावुक होने का टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि दुनिया की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब फालतू बातों का टाइम नहीं है। जब रोज पूछती है कि क्या वह ऑफिशियली टीम ज्वाइन कर रहे हैं जिसे सेंट पर्ल और जेम्स लीड कर रहे हैं, मैट होशियार रहता है। वह समझाता है कि यह किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, वह बस अपनी आजादी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ताकि वह सरकारी नियम कानून में न बंध सके। इसके बावजूद वह मानता है कि क्योंकि इनह्यूमन्स अब खुद को दिखाना शुरू कर रहे हैं जबकि इंसानियत अभी तैयार नहीं है, सुपर ह्यूमन्स को आखिर में साथ रहना होगा आने वाली जंग जीतने के लिए। इसी बीच रशिया में जांच किरोलोव और मैक्सिम बाजिलोव को एक बहुत बड़े बर्फ से ढके हुए कैथेड्रल तक ले जाती है। उन्हें यह अजीब लगता है कि सामने के दरवाजे बिल्कुल सही सलामत हैं, जबकि यहाँ एक इनह्यूमन के निशान मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स तो उन्हें तोड़कर अंदर घुस जाते। जैसे ही बाजिलोव भारी दरवाजों को धक्का देकर खोलता है, दोनों आदमी एक अंधेरे शांत हॉल में अंदर जाते हैं जहाँ खून की बदबू आ रही है। किरिलोव को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक इनह्यूमन की एनर्जी पूरी 4 मंजिल की बिल्डिंग में फैली हुई लगती है, एक जगह से आने के बजाय। टेंशन खत्म हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि फ्यूज भरे हुए हैं हल्के रंग की स्किन वाले क्रीचर्स से जिनकी आंखें लाल हैं। जैसे ही ये क्रीचर्स उन पर झपटते हैं चीखते हुए, किरिलोव देखता है कि यह ट्रेडिशनल इनह्यूमन्स नहीं है। हालांकि वह एक नॉर्मल इंसान से 3 या 4 गुना ज्यादा तेज चलते हैं, लेकिन वह उन मॉन्स्टर्स से बहुत धीमे हैं जिनसे हीरोज लड़ने के आदी हैं। जबकि किरिलोव एक पत्थर के खंभे पर कूद जाता है खतरे को समझने के लिए, बाजिलोव सीधा तरीका अपनाता है। वह एक क्रीचर को गले से पकड़ लेता है। उसे पता चलता है कि वह क्रीचर सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि उसकी गर्दन काट ले। जब किरिलोव उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि यह क्रीचर्स अभी भी इंसान हो सकते हैं, बाजालोव उसे चुप करा देता है एक जबरदस्त पंच से, जो उस हमला करने वाले को खत्म कर देता है। वह कहता है कि उन्हें बेवकूफ या हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रीचर्स अब इंसानों जैसी स्मेल नहीं करते और पहले ही मर चुके हैं। अपने पार्टनर की बेरहमी में लॉजिक देखकर किरिलोव माफी मांगता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह कैथेड्रल में आगे बढ़ते हैं बाकी बची मासूम रूहों को जन्नत में भेजने के लिए। पक्का यकीन है कि कोई असली इनह्यूमन गुनहगार पास में छुपा हुआ है और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। कोरिया के एक हॉस्पिटल में जूरी जागता है और देखता है कि लिमकांग गहरी नींद में है और उसके बेड से टिका हुआ है। जैसे ही जूरी न्यूज देखता है, वह बहुत ज्यादा मौतों और गायब होने की खबरें देखता है नॉर्थ ईस्टर्न रशिया में, जिसे मिलिट्री ऑफिशियल्स इनह्यूमन एक्टिविटी का नतीजा बता रहे हैं। क्योंकि दुनिया धीरे धीरे टूट रही है, जूरी को बहुत डर लगता है। उसे डर है कि तबाही की एक बेकाबू लहर उनकी तरफ आ रही है। वापस रशियन कैथेड्रल में लड़ाई अपने पीक पर पहुंच जाती है। बासिलोव उन हल्के रंग के क्रीचर्स के टुकड़े टुकड़े हुए शरीरों के पास खड़ा है, लड़ाई के तरीके से परेशान। वह ऊपर देखता है और उसे दिखता है एक लंबा चोगा पहना हुआ फिगर उलटा लटका हुआ है छत में ऊपर एक लकड़ी के बीम से।
इसे वह मास्टरमाइंड समझते हुए जिसने उन्हें बदले हुए इंसानों को मारने पर मजबूर किया। बैसिलोव उस क्रीचर से नीचे आने को कहता है वरना मार खाने के लिए तैयार रहे। वह फिगर चुपचाप अपनी पकड़ छोड़ देता है और फर्श पर गिरता है, शिकारी की तरह बड़े आराम से उतरता है। जब वह दोनों हीरोज का सामना करने के लिए खड़ा होता है, वह एक डरावना लाल आर्मर्ड चेहरा दिखाता है जिस पर सींग और सफेद कांटे लगे हैं, जो एक और भी खतरनाक लड़ाई की शुरुआत है। किरिलोव मैक्सिम बासिलोव के साथ खड़ा है, शांति से उस अजीब क्रीचर को एनालाइज कर रहा है जो ऑल्टर पर बैठा है। किरिलोव देखता है कि हालांकि इनह्यूमन का शरीर बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि बैसिलोव से भी छोटा लगता है, लेकिन उसकी शक्ल बहुत अजीब है। एक गहरे चोगे और लाल मास्क में वह क्रीचर पंख जैसी चीजों से ढका हुआ है, जिससे किरिलोव सोचने लगता है कि क्या वह किसी चमगादड़ जैसे क्रीचर का सामना कर रहा है या किसी मॉडर्न ड्रैकुला का। यह शक और पक्का हो जाता है उन तीखे खूनी काटने के निशानों से जो पहले विक्टिम्स पर मिले थे। उसे यकीन हो जाता है कि यह मॉन्स्टर ही यहाँ के वैम्पायर आउटब्रेक की वजह है। क्योंकि दांव बहुत बड़े हैं, बासिलोव आगे बढ़ता है और अपने पार्टनर को पीछे रहने की वार्न करता है। उसे पता चलता है कि अगर उनमें से किसी को भी काट लिया गया तो मॉन्स्टर में बदलना वापस ठीक नहीं हो पाएगा, जिससे यह एक खतरनाक लड़ाई बन जाती है। तैयारी के लिए बासिलोव अपनी कलाई पकड़ता है और मुट्ठी भींचता है, अपने बड़े शरीर को टक्कर के लिए तैयार करता है। वह आगे की तरफ लपकता है एक अचानक तेज रफ्तार में, लकड़ी के फ्यूज को तोड़ते हुए उस बीस्ट पर हमला करने के लिए, लेकिन वह क्रीचर अपनी तेज रिफ्लेक्सेस दिखाता है। बैसिलोव की भारी मुट्ठी को पकड़कर अपने पंजे वाले हाथ से वह मॉन्स्टर तुरंत हवा में उड़ जाता है, अपने बड़े पंख खोलकर छत के पास मंडराने लगता है, फिर वापस ऑल्टर पर नीचे आता है। किरिलोव क्रीचर की लचक से इंप्रेस होता है, देखता है कि उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और बिल्कुल शांत रहा। बाकी इनह्यूमंस की तरह नहीं जो अपना कंट्रोल खो देते हैं और सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, ये वाला अपने एक्शंस पे पूरा कंट्रोल रखता है। टेंशन और बढ़ जाती है जब मॉन्स्टर का शरीर हिलने और टूटने लगता है, एक दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाते हुए, जहां वह अपने पंखों को अपनी बाहों में बदल देता है। हालात खतरनाक से दुनिया बदलने वाली हो जाती है जब वह क्रीचर असल में बोलना शुरू करता है। वह खुद को पैन नाम के एक लीडर का वॉरियर बताता है और कहता है कि उनका ग्रुप उन लोगों की स्किल्स से इंप्रेस हुआ था जिन्होंने ओफियर नाम के एक और इनह्यूमन को मारा था। एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटेलिजेंट हायरार्की की यह पुष्टि दोनों आदमियों को पूरे शॉक में छोड़ देती है। बासिलोव ओफिर नाम से कंफ्यूज हो जाता है, जबकि किरिलोव समझने लगता है कि वह एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले सोचा था उससे भी बड़ा। बात अचानक खत्म हो जाती है जब वह इनह्यूमन एक बहुत तेज चीख मारता है और ऑल्टर से झपटता है। बासिलोव की लड़ने की कोशिश के बावजूद उस क्रीचर के चेहरे के कांटों को पकड़कर वह मॉन्स्टर बस बहुत तेज है। वह बासिलोव के जबड़े पर बिजली की तरह तेज पंचेस की बारिश करता है, खून निकलता है और आखिर में उस रशियन पावर हाउस को उड़ा देता है टूटे हुए मलबे के ढेर में। गिरे हुए बासिलोव के ऊपर खड़ा होकर वह क्रीचर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह आदमी ओफिर को मारने वाले नहीं हो सकते। वह उनकी जिंदगी को बेकार बताता है, कहता है कि सभी जल्दी मर जाएंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक एक्सेप्शन करने का फैसला करता है बासिलोव को एक पपेट में बदलकर। जैसे ही मॉन्स्टर यह आखिरी बेइज्जती करने की तैयारी करता है, बिजली की तरह तेज एनर्जी का एक अचानक आर्क हवा में काटता हुआ जाता है। खुशकिस्मती से किरिलोव बिल्कुल सही टाइम पर बीच में आता है। वह एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट छोड़ता है जो क्रीचर के सीने और कंधे पर लगता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। हालांकि उसे मॉन्स्टर का सर चूकने का अफसोस है। किरिलोव अपनी उंगलियों के आसपास बिजली जैसी एनर्जी के साथ खड़ा है, क्योंकि बीस्ट ने उसके पार्टनर को बेइज्जती करने की कोशिश की। किरिलोव ऐलान करता है कि अब वह मॉन्स्टर के साथ खेलेगा, एक गंभीर पलटवार की शुरुआत का इशारा करते हुए। किरिलोव अपने बेहोश पार्टनर बासिलोव के ऊपर खड़ा है, जबकि मास्ड इनह्यूमन का सामना कर रहा है। वह क्रीचर साफ तौर पर घबराया हुआ है, अपने सीने पर एक ताजे खून बहते जख्म को घूर रहा है जो उसने कभी आते हुए नहीं देखा था। क्योंकि किरिलोव का हमला इतना तेज और बिना पता चले हुआ था, जब तक वह लगा नहीं, मॉन्स्टर को पता चलता है कि वह ऐसी पावर से डील कर रहा है जो नॉर्मल लॉजिक के खिलाफ है। लेकिन मोमेंटम बदल जाता है जब इनह्यूमन का जख्म भरने लगता है। मोटे लाल मांस के धागे एक साथ जुड़कर उस खुले हिस्से को बंद कर देते हैं। किरिलोव को यह एहसास होता है कि उसके दुश्मन के पास तेज ठीक होने की एबिलिटी है। यह बात कि उसने कभी इतनी बायोलॉजिकल रेजिलियंस वाला क्रीचर नहीं देखा था। किरिलोव अब खुद को रोकने का फैसला करता है। वह अपना ब्राउन चोगा एक तरफ फेंक देता है, एक तैयार पोज और एक ठंडा इरादा दिखाते हुए। वह आमतौर पर कहता है कि उसे चमगादड़ जैसे गंदे जानवरों से बहुत नफरत है, तुरंत लड़ाई खत्म करने का इरादा बताते हुए। इनह्यूमन आगे की तरफ झपटता है एक अंधेरे ब्लर की तरह, लेकिन किरिलोव अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जैसे ही क्रीचर अपने पंजे घुमाता है, किरिलोव चांद के आकार के एनर्जी ब्लेड्स छोड़ता है। मॉन्स्टर को झटका लगता है जब किरिलोव हवा में से सॉलिड चीजें बनाना शुरू करता है खुद को बचाने के लिए। एक ट्रांसपेरेंट तलवार दिखती है एक हमले को रोकने के लिए। इसके बाद फ्लोटिंग ट्रांसपेरेंट मुट्ठियों की बारिश होती है जो इनह्यूमन को कई एंगल्स से मारती है। यह सब एक बड़े स्पेक्ट्रल मुट्ठी पर खत्म होता है। क्रीचर को पत्थर के फर्श पर पटक देता है, धूल और मलबे का एक धमाका होता है। जैसे ही धूल बैठती है, किरिलोव का ध्यान वापस चला जाता है बासिलोव के साथ अपनी पहली मुलाकात पर। सालों पहले एक बर्फीली जगह पर उसने उस पावर हाउस को बचाया था, एक ब्लू स्किन वाले मॉन्स्टर को अंधेरे से बिल्कुल बीच से काटकर। जब कंफ्यूज बासिलोव ने पूछा कि वह कौन है, किरिलोव ने बस खुद को बताया कि वह एक घूमने वाला पेंटर और एक सुपर ह्यूमन है। वापस अभी के टाइम में वह इनह्यूमन वापस खड़ा हो जाता है, खून से लथपथ लेकिन अभी भी खतरनाक। वह किरिलोव की ताकत को मानता है, कहता है कि उसने पहले भी सुपर ह्यूमंस को मारा है लेकिन इतना कैपेबल कोई नहीं मिला था। वह क्रीचर फिर से गायब हो जाता है। किरिलोव को एक जबरदस्त किक मारता है जो उसे पीछे धकेल देता है। खुशकिस्मती से किरिलोव तुरंत ठीक हो जाता है, एक ट्रांसपेरेंट ब्लू शील्ड का इस्तेमाल करता है जिस पर फ्लर डिलिस का निशान बना है अगले हमले को रोकने के लिए। जब दोनों वॉरियर्स आंखें मिलाते हैं चमकते हुए शील्ड के पार, किरिलोव की पावर का राज खुलता है बासिलोव के साथ एक पुरानी बातचीत से। किरिलोव समझाता है कि वह सिर्फ लड़ता नहीं, वह हवा में पेंट करता है।
अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके जो चीजें वह बनाता है उन्हें असलियत में बदलकर वह अपनी मर्जी से कुल्हाड़ी, तलवार या शील्ड बना सकता है, क्योंकि उसके ख्याल असलियत बन जाते हैं। वह घूमने वाला पेंटर सबसे अनप्रिडिक्टेबल और वर्सेटाइल खतरों में से एक है जिसका इनह्यूमन हायरार्की ने कभी सामना किया है। एक पुरानी बातचीत में बेसिलोव को याद आता है कि उसने एक मॉन्स्टर को एक फेंकी हुई चीज से टुकड़े होते देखा था और उसे पता चलता है कि किरिलोव ही उसके लिए जिम्मेदार था। किरिलोव इस बात की पुष्टि करता है, समझाता है कि उसने एक स्पेक्ट्रल कुल्हाड़ी बनाई और फेंकी थी। वह बताता है कि उसकी एबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रोजेक्टाइल्स की तेज रफ्तार है, जिससे इंसानी आंखों के लिए उन्हें देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वह इन ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार बढ़ा सकता है गहरे ध्यान से। वह किसी भी दुश्मन के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इस पावर की एक बड़ी कीमत है। किरिलोव बताता है कि हर बार जब वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। हालांकि वह अभी तक पूरा अंधा नहीं हुआ है, लेकिन हर लड़ाई में उस पर हमेशा के अंधेरे का खतरा मंडराता रहता है। वापस अभी कैथेड्रल में चल रही लड़ाई में दोनों लड़ने वालों के बीच एक ब्लू शील्ड हवा में तैर रहा है। लड़ाई खत्म करने के लिए वह पेंटर अपनी एनर्जी फोकस करता है एक नया हथियार बनाने के लिए। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रल कांटों वाला गदा बनाता है। वह उस मॉर्निंग स्टार को बहुत तेज ताकत से फेंकता है। इनह्यूमन को हैरान कर देता है। वह कांटों वाली बॉल क्रीचर से टकराती है, उसे हॉल के पार उड़ा देती है, लकड़ी के फ्यूज की कतारों से होते हुए और एक पत्थर के खंभे में। हालांकि टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार टूट गई और मॉन्स्टर खून खांसने लगा। वह इनह्यूमन होश में रहता है। किरिलोव साफ तौर पर परेशान है बीस्ट की ताकत से, क्योंकि उसका सर कुचलने की कोशिश खतरे को खत्म नहीं कर पाई। लड़ाई का दबाव किरिलोव पर असर करने लगता है। जैसे ही उसकी आंखें ब्लू एनर्जी से चमकती हैं, उसकी पलकों के किनारों से खून निकलने लगता है और उसकी रोशनी खतरनाक हद तक धुंधली हो जाती है। यह एहसास होने पर कि उसकी रोशनी जा रही है, वह फोकस रहने की कोशिश करता है, लेकिन एक धुंधली सफेद धुंध उसकी आंखों के सामने छाने लगती है। यह थोड़ी देर की गलती लगभग जानलेवा साबित होती है। जब वह पेंटर पलक झपकता है, जिस जगह मॉन्स्टर पड़ा था वह अचानक खाली हो जाती है। वह क्रीचर अंधेरे से झपटता है। उसके पीछे दिखता है एक जानलेवा पंजे वाले हमले के लिए। हवा में खून की एक फुहार उड़ती है जब किरिलोव को काट दिया जाता है और वह फर्श पर गिर जाता है। वह मॉन्स्टर